दोस्तों आज हम इकोनॉमी की पीटी 365 कंप्लीट करेंगे, जो कि ये विजन आईएएस की डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये पूरे साल का आपको करंट अफेयर्स तैयार करके देते हैं। ठीक है, तो इस डॉक्यूमेंट को मैंने पीवाईक्यू के साथ लिंक कर दिया है, प्लस इसके अंदर मैंने स्टैटिक को भी ना इस तरीके से लिंक करा है ताकि आपकी प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो पाए और आप प्रीलिम्स 2025 के लिए ना प्रिपेयर्ड हो जाओ। ठीक है, प्रीलिम्स रेडी हो जाओ। ठीक है दोस्तों, अब इस सीरीज के अंदर हम पूरी पीटी 365 इकोनॉमी की कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और दोस्तों हमारे चैनल पे ना आईएएस गाइड बाय करण के अंदर हमने पीटी 365 की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसके अंदर मैंने आपको पॉलिटी पीटी 365 विद इजी टेक्स्ट टू रिमेंबर के साथ ना याद करा दिया है, प्लस आपको स्टैटिक का और पीवाईक्यू का लिंकेज करके दे दिया है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको सारे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू प्लस आपको टॉपिक जो है ना लक्ष्मीकांत से लिंक करके दिया है मैंने इसके अंदर। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके आप प्लेलिस्ट आप विजिट करो और वॉच करो वीडियोस को। ठीक है, अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट करेंगे, प्लस इसके टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है और क्या रिलेवेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ फिल्टर आउट करके दे दूंगा ताकि आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक रेडी हो जाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और एक बात और दोस्तों, देखो आपका 25 मई 2025 को ना प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो इसको मैं प्रीलिम्स बैटल डे बोलूंगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको बताया है कि इस महाभारत बैटल की आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो हमारी जो है ना चैनल पे वीडियो है जिसके अंदर मैंने प्रीलिम्स बैटल डे की स्ट्रेटेजी बता रखी है आपको कि कैसे प्रिपेयर करना है आपको और कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, गोल्डन रूल्स की वीडियो है, उस पर अच्छे खासे ना वो व्यूज आ रखे हैं हमारे चैनल पर और लाइक भी बहुत आए हैं। ठीक है बच्चों के, चलो अब आगे बढ़ते हैं और पीटी 365 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो सबसे पहले ना ये 3 डाटा को देखो। ठीक है, जो इसने डॉक्यूमेंट में दे रखे हैं आपको फर्स्ट पेज पे ही। ठीक है, अब इस पे डॉक्यूमेंट क्यों दे रखा है, देखो ये वाला, मतलब इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये डाटा क्यों दे रखा है, देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ये बोल रखा है, ये 2019 का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में आया आपके, कि परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, ये पीपीपी होता है, ये आपको पता होगा, लेकिन इसके अंदर देखो डाटा दे रखा है आपको, इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और ये डाटा ना गलत है। ठीक है, फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग, तो इसका आंसर है आपका ए। ठीक है, अब मैं देखो ये क्यों दिखा रहा हूँ, देखो इन्होंने बता रखा है आपको कि साइज ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, किसकी, इंडिया की, तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल जीडीपी, और ये नॉमिनल जीडीपी मैंने आपको पढ़ाया है इकोनॉमिक सीरीज के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर पूरी इकोनॉमी रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना तो हमारा एक बार चैनल विजिट करना, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने। अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड बाय परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो हमारी जो इकोनॉमी है ना पीपीपी की टर्म्स के अंदर 3rd लार्जेस्ट है, ना कि 6th लार्जेस्ट है, इसको ध्यान रखना, वही वर्ल्ड के अंदर पीपीपी के टर्म्स में। और पीपीपी होता क्या है, अभी यहाँ पर स्टेटमेंट में बता रखा है कि परचेजिंग पावर पैरिटी इज एक्सचेंज रेट्स कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग प्राइसेस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। दैट मीन्स कि हम कुछ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, ठीक है, अब उसको कंपेयर करेंगे कि ये बास्केट जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, ये अलग अलग कंट्रीज के अंदर जो है ना किस रेट पर है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये सब चीजें ना मैं आपको इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे रहा हूँ क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर। ठीक है, अभी क्विक रिवीजन सीरीज जो है ना ये आपकी अल्टीमेट सीरीज है प्रीलिम्स 25 के लिए। ठीक है, तो जिसमें आप आराम से प्रीलिम्स का जो है ना प्रिपेयर कर सकते हो इकोनॉमी को। ठीक है, आज हम इस के अंदर सिर्फ करंट अफेयर्स देखेंगे और इसको स्टैटिक और पीवाईक्यू के साथ लिंक करेंगे सब कुछ। ठीक है, ये मैंने कर दिया आपके लिए काम। ठीक है, क्योंकि मैंने इसके अंदर पूरा रात भर जग कर, ठीक है, आपके लिए डॉक्यूमेंट ये तैयार करा है। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। अब दोस्तों देखो, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसकी वेटेज बहुत अच्छी है। ठीक है, इससे क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछती है आपसे। अब इसके अंदर देखो ये न्यूज कैसे बनी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिलीज किया है, ठीक है, स्टडी ऑन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ठीक है, अभी ट्रांसमिशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए और ये मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, विद एग्जाम्पल समझाऊंगा। अब इसके अंदर ना
मैं आपको पहले पीवाईक्यू के साथ इसको लिंक करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है आपसे, ठीक है, क्या क्या नॉलेज आपसे चाहती है, कि आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, जो भी मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक बात और दोस्तों, ये सब चीज ना आपका स्टेटिक का भी पोर्शन है, ठीक है, तो आपका स्टेटिक का भी रिवीजन हैंड टू हैंड हो जाएगा। और जो भी मैंने ये हाईलाइट कर रखा है ना, इसके ऊपर ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे, ठीक है। मैं आपको अभी ये शो करके लाता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये अभी, ठीक है। ये देखो, आरबीआई फंक्शंस, मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी और फॉरेक्स मैनेजमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर ये सारे पीवाईक्यूज है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जैसे यूपीएससी ने आपसे पूछा है कि भैया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अभी स्टेरिलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, ये 2023 में आपके क्वेश्चन बनाए, ठीक है। अब मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ये काम किसका होता है, वैसे आरबीआई का ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आरबीआई है, ठीक है, ठीक है। देखो, ये ना आपसे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसके अंदर बोला गया है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लीड टू कैपिटल फ्लाइट। अब देखो, इसमें दो चीज आपको पता होना चाहिए, कि कैपिटल फ्लाइट क्या होता है, ठीक है, और ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अभी आप समझ लोगे, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि डिवोल्यूशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्या होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो, यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, ठीक है, इन्फ्लेशन ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये सही है या गलत है, ये आपको पता होना चाहिए, कि वो बाय करेगी, सेल करेगी, ठीक है। इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, रैपिडली मतलब गिरता जा रहा है, ठीक है, रुपया, तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। और एक बात और, अभी करंट अफेयर्स के अंदर ना एक और न्यूज बनी है, ठीक है। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, कि जो हमारा रुपया है ना, इस रफ्तार से डेप्रिसिएट कर रहा है कि पिछले 2-3 सालों में नहीं करा, ठीक है। तो अभी बताना जरा, कि $1 कितने रुपए में आएगा, ये बता दो मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलो, तो अगर रुपी जो है रैपिडली डिप्रिसिएट कर रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा डॉलर इन द मार्केट। अब ये सही है या गलत है, ये आपको पता होना चाहिए, कि सेल करेगा या परचेज करेगा, ठीक है। चलो, इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। अब एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट रेट जो है यूएसए की जो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, या फिर फेडरल बैंक है उनका, वो अगर इंटरेस्ट रेट घटाएगा या यूरोपियन यूनियन घटाएगी, तो उसके ऊपर डॉलर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और डॉलर्स के ऊपर फर्क पड़ेगा, तभी आरबीआई उसको बाय या सेल करेगी, ठीक है। इस इसको पता होना चाहिए, लिंकेज पता होना चाहिए। और इसका ये लिंकेज आपको पता क्या चलेगा, जब आप इसको रियल लाइफ एग्जांपल से क्या समझोगे, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल से, प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझोगे, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। और ये मैं आपको इकोनॉमी की क्विक रीजन सीरीज में दे रहा हूँ, ठीक है, और इस सीरीज में भी दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ठीक है, 2021 का क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा गया है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कोज्ड और इंक्रीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें पूछा गया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है ना, इनमें से किस फैक्टर में अगर चेंजेस आएंगे, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, डिमांड फुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब एक बात और दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है डिमांड, ठीक है, दैट मीन्स कि आपको ऐसे फैक्टर देखने हैं जो डायरेक्ट डिमांड से रिलेशन हो, ठीक है, इसका डिमांड से डायरेक्ट रिलेशन हो, इससे आपका परचेजिंग पावर से रिलेशन हो, ठीक है। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तभी तो आप डिमांड करोगे कमोडिटीज का, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको ये देखना है कि भैया इनमें से क्या फैक्टर्स होंगे जो मेरे परचेजिंग पावर को बढ़ा दें, ठीक है। तो डिमांड प्लस इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, दैट मीन्स आप डिमांड कर रहे हो कमोडिटीज की, तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अब देखो, इसमें लिखा हुआ ऑप्शन 1, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, फिजिकल स्टिमुलस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, हायर परचेजिंग पावर और राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब देखो, मैंने भी बताया ना परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए, तो इसने खुद बोल दिया हायर परचेजिंग पावर, दैट मीन्स इसका एक फोर्थ ऑप्शन तो है, फोर्थ ऑप्शन तो है इसका, तो फोर्थ तो करेक्ट है हमारा। अब एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी का मतलब समझ रहे हो, कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी सप्लाई बढ़ाएगी। मनी सप्लाई बढ़ाएगी तो आपके हाथ में पैसा आएगा, जब आपके हाथ में मनी आएगा तो आप डिमांड करोगे, तो आप डिमांड करोगे, तो इसका मतलब फर्स्ट भी करेक्ट है। अब देखो, कोर्स ये ऑप्शन फिफ्थ पढ़ो इसके अंदर, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। अब एक बात बताओ दोस्तों, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या इंप्लीकेशन होंगी इकोनॉमी के अंदर। अब देखो, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो आप खुद बताओ,
अगर बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है सेविंग अकाउंट के अंदर आपके, ठीक है, दैट मीन उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, कहा आप पैसा जो है ना अपना सेविंग जो है ना बैंक में अगर जमा करोगे ना तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, जो भी आप जमा करने वाले हो सेविंग उसमें आपकी जो है ना इतना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आपकी उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के बता दिया आपको। तो आपके मन में क्या आया कि यार मेरा हाथ पैसा है तो मैं इसको डिमांड की जगह ना इसको सेविंग में लगाता हूँ ताकि मेरे को ना अच्छा जो है ना रिटर्न आ जाए। तो अच्छा रिटर्न आ जाए तो इसका मतलब क्या है, आपने कंजम्पशन नहीं करा, आपने पैसा जो है ना कहाँ रख दिया, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो इंटरेस्ट रेट भरने से आप बैंक में अपनी सेविंग्स करते हो, ठीक है, तो इससे तो मेरा भैया इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, इससे तो मेरा कंजम्पशन नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब फिफ्थ इज रॉन्ग, ठीक है। अब देखो इसको एक और तरीके से समझो, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अब जितनी फर्म्स हैं, ठीक है, बिजनेस सेक्टर वाले या फिर इंडिविजुअल बंदे हैं, ठीक है, अब वो लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, कि बैंक से लोन लेंगे तो हम बिजनेस करेंगे या कंजम्पशन करेंगे, हमें कार खरीदनी है, हमें घर खरीदना है, तो कंजम्पशन ही हुआ। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो उनको लोन महंगा मिलेगा, ठीक है, जो उनको 7% पे लोन मिल रहा था अब 11-12% में मिलेगा, तो वो कहेंगे यार 7% में मिल रहा था अभी तो, अब 11-12% हो गया, दैट मीन्स कि उनको उनका जो लोन है ना वो महंगा हो गया, दैट मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, दैट मीन्स कि भैया राइजिंग इंटरेस्ट रेट से ना कंजम्पशन आपका नहीं बढ़ेगा, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, आप जो है लोन नहीं लोगे इतने महंगे इंटरेस्ट रेट पे, तो फिर तो वैसे भी रॉन्ग हो गया, दैट मीन्स आप कंजम्पशन नहीं करोगे। अब अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट होगा दैट मीन्स आप सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दोगे। तो एक बात बताओ, फिफ्थ जैसे ही आप गलत करते हो ना आपका आंसर अपने आप आ जाता है 1 to 4, आपको पता हो या ना हो कि फिजिकल स्टेबलेस होता क्या है, ठीक है। वैसे फिजिकल स्टेबलेस का मतलब यही होता है कि भैया जो गवर्नमेंट है ना वो इंटरवीन कर रही है, ठीक है, आरबीआई क्या कर रही है, फिजिकल जो है स्टिमुलस कर रही है, फिजिकल मतलब आपका जो है एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, ठीक है, फिजिकल मतलब आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ा रही है, इकोनॉमी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ा रही है, दैट मीन्स कि वो मनी को इंजेक्ट कर रही है इकोनॉमी के अंदर, फिजिकल स्टिमुलस कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसको मैं डीप में समझाऊंगा आपको क्यूब रीजन सीरीज के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं और समझना है, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लिंक करा जाता है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना आपकी इकोनॉमिक्स में बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर देखो, आरबीआई डिसाइड टू अडॉप्ट एक्सपेनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। अभी यही तो समझाया मैंने कि भैया आरबीआई है वो एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी ला रही है, ये फिर गवर्नमेंट लेकर आ रही है। तो एक बात बताओ उससे क्या होता है, इससे क्या होगा, डिमांड पुलिस से होगा, मतलब कंजम्पशन बढ़ाना चाह रही है ना वो, ठीक है, उसके लिए वो करेगी क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है। देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी और आरबीआई क्या करेगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें आरबीआई क्या करेगी, ठीक है। तो आरबीआई जो है, आरबीआई के जो उनके पास पावर है, फंक्शन है आरबीआई के, ये आपको पता होना चाहिए कि वो कट करेगी, ऑप्टिमाइज करेगी स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो को, मार्जिन स्टेंडिंग रेट बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, ठीक है, ये कट करेगी बैंक रेट को, रेपो रेट को, ये आपको पता होना चाहिए बैंक रेट, ये रेपो रेट क्या होता है। तो इसमें बोला गया इफ नॉट डू, तो क्वेश्चन भी आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। इसमें बोला है कि भैया उसको मॉनेटरी पॉलिसी करना, उसको एक्सपेंडिश करना है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना है उसको, तो मनी सप्लाई बढ़ाना है तो ऐसे में वो क्या नहीं करेगी मुझे आपसे, ठीक है। तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, यह अगर आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लोगे कि मनी सप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, और उसने बोला क्या नहीं करते, तो क्या करते हैं वालों को साइड कर दो और क्या नहीं करते वालों को टिक मार दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। अब इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर गवर्नमेंट टैक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। अभी देखो इसमें भी यही बोला है कि नोट, ठीक है, तो क्वेश्चन को सही से पढ़ना है आपको कि भैया आरबीआई क्या नहीं करेगी इनमें से टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी, दैट मीन स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी का मतलब क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है इंडियन रुपी का, तो ऐसे में क्या नहीं करेगी आरबीआई, ठीक है। तो इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होता है हमारे इंडियन रुपी का, ठीक है, हमारा रुपया का गिरता है तो आरबीआई करती क्या है, और जब आपको यह पता रहेगा कि करती क्या है तो आपको यह भी पता होगा फिर इस ऑप्शन में कि वो क्या नहीं करेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो, अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में ना आपके PT 65 में दे रखा है, देखो दिखाता हूँ अभी, ये अब जाओगे आगे, ये रहा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है तो इन्होंने डाल दिया कि भैया इसके बारे में पता होना चाहिए, तो ये भैया 2017 का क्वेश्चन है, तो भैया क्या पता 2025 में पूछ लिया आपसे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे, अब एक बात बताओ, अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पता होगा ना तो आप मेंस के आंसर भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है, क्योंकि आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पता है, ठीक है। चलो आगे। अब देखो यहाँ पर फिर पूछ लिया कि इनमें से क्या क्या कंपोनेंट्स के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कंपोनेंट्स है इसके अंदर, ठीक है।
अब देखो विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें बताओ आरबीआई का फंक्शन, गवर्नमेंट के फंक्शन के बारे में पूछ लिया है, ठीक है, रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म कर रही है, आपसे क्या पूछ रही है, कितने डेप्थ में पूछ रही है। तो उस हिसाब से आपको आपका क्या करना है, पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड, ठीक है। जिस तरीके से पीवाईक्यू थीम थीम बना रही है ना आपके लिए, तो इसी थीम के ऊपर आपको प्रिपरेशन करनी है। ये थीम तो आपकी प्रिपेयर होनी ही चाहिए। अगर ये थीम प्रिपेयर रहेगी तो यूपीएससी बार 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 इन्हीं चीज को बार बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछ रही है आपको, ठीक है। अब देखो इसमें पूछ लिया इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन इकोनॉमी, तो क्या होगा। अभी इंटरेस्ट रेट के बारे में तो समझाया था मैंने, ठीक है। तो ये क्या है, 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ाओ, बढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स, अगर बैंक रेट इंक्रीज कर रही है मतलब आरबीआई, तो क्या होगा, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है ये आपका। अब देखो एन इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था ना, मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि आप इकोनॉमी के अंदर मनी इंजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मनी सप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स लोगों के हाथ में पैसा, वहां पर पैसा ज्यादा है, दैट मीन्स उनकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, ठीक है, इसी क्वेश्चन। अब देखो एक बात और दोस्तों, देखो यूपीएससी ना कमेटी पूछती है, तो हम कमेटी को भी प्रिपेयर करेंगे। अब जितनी भी करंट अफेयर्स के अंदर कमेटीज हैं पिछले 1-2 सालों के अंदर, वो सारी कमेटीज देखेंगे हम, ठीक है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। अब देखो फिर से बैंक रेट पूछा आपसे 2011 में, फिर 2014 में पूछ लिया आपसे बैंक रेट, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स यूपीएससी बोल रही है कि आप स्टूडेंट जो है ना, आप ज़्यादा भटको मत, आप पहले पीवाईक्यू के ऊपर ना अपनी प्रिपरेशन जो है ये रेडी रखो, ठीक है, मतलब पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करो आप। मैं इसी से क्वेश्चन पूछूंगा आपको और प्रिपेयर रहना है आपको। आप प्रिपेयर्ड हो तो आराम से आप प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। चलो अब हम PT 65 पे आते हैं अपने, और इसको टॉपिक बाय टॉपिक फिनिश करते हैं। अब मैंने आपको सारे पीवाईक्यूज दिखा दिए, जिसके अंदर मैंने आपको ये भी समझा दिया कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर रही है, कैसे खुद को रिपीट कर रही है, खुद को मतलब अपने क्वेश्चंस को रिपीट कर रही है, अपने थीम को रिपीट कर रही है जो वो पूछ रही है, और किस तरीके से क्वेश्चन बना रही है, और कितनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और आपको कितने डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, और क्या नहीं पढ़ना आपको। अब आपको ये समझ में आ गया है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाए हैं आरबीआई के फंक्शन और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर दिखा दिए। दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई के अंदर ना जो भी इम्पोर्टेंट है ना, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, तो आपको ये हाईलाइटेड चीजें ही पढ़नी है। और मैं ये पीडीएफ ना हाईलाइटेड वाली आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता होना चाहिए ये होता क्या है। तो मॉनेटरी से ना आप मॉनेटरी को ब्रेक करो, मॉनेटरी का मतलब आप इसको मनी से रिलेट करना है आपको, ठीक है। तो मॉनेटरी को मतलब मनी से, तो मनी का कंट्रोल करना है किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर। तो उसके अंदर जो भी पॉलिसीज बनेंगी ये किसको दे रखी है हमने, ये दे रखी है इन पॉलिसीज को हमने आरबीआई को। आरबीआई क्या हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो कंट्री का सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई है। तो इनके पास सेट ऑफ एक्शंस होते हैं अवेलेबल, ठीक है। अब ये एक्शंस क्यों लेते हैं, ये अचीव करना होता है इनको सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, और मेंटेन रखना होता है प्राइस स्टेबिलिटी को, ठीक है, बाय एडजस्टिंग मनी सप्लाई। दैट मीन्स आपको ये पता चल रहा है कि मनी सप्लाई का बहुत अच्छा रोल है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए प्लस प्राइस स्टेबिलिटी के लिए। अभी देखो इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पता है, मतलब जीडीपी अगर हमें बढ़ाना है अपने इकोनॉमी का, तो जीडीपी किस रेट में बढ़ रही है, ये होता है हमारा इकोनॉमिक रेट, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अब मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग करनी है, मतलब इन्फ्लेशन जो है हमारे यहाँ हाई नहीं होनी चाहिए, और इन्फ्लेशन मतलब डिफ्लेशन नहीं चले जाने चाहिए। फिर डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि रिवीजन सीरीज के अंदर इकोनॉमी की, वो फ्री सीरीज है, ठीक है, अवेलेबल है हमारे चैनल पर ही, ठीक है, फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज दूंगा उसके अंदर सब कुछ, ठीक है। अब देखो, तो हमें मनी सप्लाई का क्या करना है, कंट्रोल करना है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, बस मॉनेटरी पॉलिसी इतनी ही होती है। चलो अब ये कौन कौन से एक्शंस होते हैं ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, अभी ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन को ब्रेक करो। ट्रांसमिशन मतलब मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर आरबीआई ने चेंजेस लेकर आया, ठीक है, मतलब वो रेपो रेट चेंज करेगा। जब वो रेपो रेट चेंज कर रहा है मतलब वो पॉलिसी रेट को चेंज कर रहा है, कौन, आरबीआई। तो उसका ट्रांसमिशन मतलब इकोनॉमिक के अंदर क्या ट्रांसमिशन हो रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इट इज द प्रोसेस थ्रू विच मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, दैट इज पॉलिसी रेट चेंजेस बाय आरबीआई मॉनेटरी कमिटी
इम्पैक्ट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे कि प्राइस लेवल हो गया हमारा, ओवरऑल इकोनॉमी हो गई, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जो जिसमें चेंजेस आएंगे। वेरिएबल्स क्या होता है, जिसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो प्राइस लेवल क्या हो गया हमारा, प्राइस लेवल से आप ये समझा करो कि भैया ये इन्फ्लेशन की बात कर रहा है कि महंगाई किस रेट में बढ़ेगी, ठीक है, प्राइस लेवल हमारा कितना मेंटेन रहेगा इकोनॉमी के अंदर, और ठीक है गुड्स का। अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो ट्रांसमिशन का मतलब ना सिंपल भाषा में ये समझो कि भैया देखो रेपो रेट चेंज करा गवर्नमेंट ने, ठीक है। आप देखो रेपो रेट अगर कम कर रही है आरबीआई, ठीक है, दैट मीन्स कि आपको लोन सस्ते मिलने चाहिए, ठीक है, लोन्स आपको कमर्शियल बैंक से सस्ते मिलने चाहिए। लेकिन रेपो रेट जैसे आरबीआई ने कम करा ना, तो इसका ट्रांसमिशन इतना वीक है ना, इसे कहते हैं वीक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इतना वीक है ना कि मतलब आरबीआई ने तो कम तो कर दिया अपनी तरफ से कि भैया आरबीआई ने सस्ते लोन दे दिए कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, लेकिन ये कमर्शियल बैंक जो है ना इस रेट को कम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कमर्शियल बैंक्स को सस्ते लोन मिल गए, लेकिन कमर्शियल बैंक ना आप पीपल को मतलब लोगों को ना सस्ते लोन नहीं दे रहे। उन्होंने अपनी पॉलिसीज के अंदर कोई चेंज नहीं करा, उन्होंने अपना कोई रेट चेंज नहीं करा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट का। इसी को कहते हैं वीक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो एक बात और दोस्तों, इसको ना ये स्टेचुटरी बेसिस मिल गया है आरबीआई एक्ट 1934 से, ठीक है, और ये अमेंड हुआ 2016 में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, अब एक फ्रेमवर्क है मॉनेटरी पॉलिसीज का, जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंसल्ट करती है आरबीआई से और डिटरमाइन करती है इन्फ्लेशन टारगेट को इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो सीपीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये इन्फ्लेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और आगे ही पढ़ाऊंगा इसी इसी सीरीज के अंदर भी, ठीक है। तो हर 5 साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के साथ बैठेगी, ठीक है, कुर्सी पे बैठेगी मतलब टेबल पे बैठेगी और कंसल्टेशन करेगी आरबीआई के साथ कि भैया बताओ आने वाले 5 साल के लिए ना आपका जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो रेट है वो क्या होना चाहिए। बस ये डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर। अब वो जो डिसाइड करती है ना, तो ये काम दे देती है गवर्नमेंट किसको, एमपीसी को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमने चूज करा, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर, जिसमें करंटली जो है 4% हमारा टारगेट है कि भाई 4% इन्फ्लेशन हो सकता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। अब इसके अंदर हम कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, कैसे +2% और -2%, ठीक है। दैट मीन्स हमारी जो इकोनॉमी के अंदर ना 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। 4+2 होता है 6 और 4-2 होता है मतलब 2% से नीचे नहीं आना चाहिए इन्फ्लेशन। दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इन्फ्लेशन 6% से ज़्यादा हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता, और कम इन्फ्लेशन भी हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता। मतलब 2% से अगर नीचे चला जाएगा इन्फ्लेशन तो वो भी सही नहीं है। अब इसे क्यों नहीं है सही, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, क्या रिलेशन है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में। और आपको यह पता होना चाहिए इन्फ्लेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या रिलेशन है, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं आपको पीवाईक्यूज भी करा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। जैसे मैंने आपको पीवाईक्यूज दिखा दिए इसके सारे, ठीक है। अब देखो टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो क्या क्या टूल्स होते हैं आरबीआई के पास, तो उनके पास ब्रॉडली 2 टूल्स होते हैं। इसमें एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब समझ आ रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा क्वांटिटी में चेंज करना। क्वालिटेटिव टूल्स, इसका मतलब है आपको क्वालिटी में लाना चेंजेस, ठीक है। क्वालिटी मतलब अच्छी क्वालिटी कर देना मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर, और क्वांटिटेटिव का मतलब यहाँ पर हम क्वालिटी नहीं देख रहे, ठीक है, किस तरीके की क्वालिटी है, हम यहाँ क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं, दैट इज क्वांटिटेटिव टूल्स। तो इट इज इट नोन एज द जनरल टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट आर इनडायरेक्ट इन देयर नेचर, ये नहीं आपको आएगा, आएगा क्या कि भैया क्वांटिटेटिव टूल्स होते क्या है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है कौन, आरबीआई, जिसके अंदर वो बाइंग एंड सेलिंग करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है। ये आप इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में पढ़ते भी हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना तो हमारे क्विक रिवीजन सीरीज जो है ना यूट्यूब पर, इसे फॉलो कर लेना। उसके अंदर मैं आपको पूरी प्रीलिम्स के लिए तैयारी करके दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा इकोनॉमिक्स तैयार करके दे रहा हूँ आपको प्रीलिम्स के लिए 2025 के लिए, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है जिसमें बाइंग एंड सेलिंग करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। अब इसके इंप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए। बैंक रेट डिसाइड करती है, ठीक है। केस रिजर्व रेशियो डिसाइड करती है कि क्या रेट होगा किस रिजर्व रेशियो का, क्या परसेंटेज होना चाहिए। स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो डिसाइड करती है कौन, आरबीआई। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, लिक्विडिट एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये सब किसके हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आते हैं। और सुनो दोस्तों, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर ही रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता है आपका, मतलब एलएएफ के अंदर ही आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आ जाता है। अब आपको आपके लिए क्वेश्चन है मेरा कि भैया ये बता दो प्राइम रेट क्या होता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इतना बता दो।
कमेंट बॉक्स के अंदर ये प्राइम रेट किसे कहते हैं, ठीक है। चलो क्वालिटेटिव टूल्स। अब ये क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं भैया, मैंने बताया कि क्वालिटी के अंदर चेंजेस लेगा आना। तो दिस मेजर्स हेल्प इन कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्शन ऑफ द लोन्स। दैट मीन्स आप ये देखना चाह रहे हो कि भैया ये जो लोन दे रही है ना कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, ये सही सेक्टर में दे रही है, दे रही जहाँ देना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स आप क्वालिटी के अंदर देख रहे हो, और सही व्यक्ति को दे रही है, दे रही जो लोन भी वापसी कर दे, ठीक है, जो लोन ले रही है वो उसको रिटर्न भी कर दे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के साथ। तो इसके अंदर आप ये देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ द लॉस, कंट्रोल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके टूल कौन कौन से हैं क्वालिटेटिव के, जैसे कि रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर कंजम्पशन पर्पस, वेरिएशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, ठीक है। तो ये जो मोरल सुएशन है, डायरेक्ट एक्शन है ना, ये आप एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है, ईजी है बहुत। चलो अब देखो आपसे ना क्वेश्चन क्वालिटेटिव टूल से नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो क्वांटिटेटिव टूल से आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछ सकता है कि क्वालिटेटिव टूल्स होते क्या है या किससे रिलेटेड है, ठीक है, बस। अब देखो आरबीआई स्टेरिलाइजेशन, इसके ऊपर ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे 2023 के अंदर। ये होता क्या, और मैंने आपको पीवाई को दिखा दिया है, नहीं दिखाया तो दिखा देता हूँ दोबारा से। ये देखो ये कहा गया स्टेरिलाइजेशन क्या है। तो बस इतना पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इतना ईजी है ना, इसका आंसर ही ए है, ये मतलब कंडक्ट करना ओपन मार्केट ऑपरेशंस को। अब ये स्टेरिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए होता क्या है। इसके अंदर होता क्या है, मैनेजिंग द एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी टू स्टेबिलाइज इन्फ्लेशन एंड करेंसी फ्लक्चुएशन। इट यूजेस टूल्स लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशंस, देखिए यही आपका क्या कहते हैं 2023 में पूछा गया, सीआरआर और मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम। अब देखो दोस्तों, मैं आपको स्टेरिलाइजेशन के बारे में समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो स्टेबिलाइजेशन आपको यहाँ पर बता दिया है कि भैया इन्फ्लेशन को हम क्या करेंगे, स्टेबिलाइज करेंगे, वही टारगेट वाला 6% से ज़्यादा नहीं देंगे, 6% से ऊपर जाने नहीं देंगे इन्फ्लेशन को, और 2% से नीचे जाने नहीं देंगे, मतलब इसके बीच में रखेंगे इन्फ्लेशन को। प्लस करेंसी फ्लक्चुएशंस को, करेंसी फ्लक्चुएशन मतलब अगर करेंसी हमारी डेप्रिसिएट कर रही है तो उसको डेप्रिसिएट नहीं होने देंगे, इतना डेप्रिसिएट नहीं होने देंगे, ठीक है। और एप्रिसिएट हो रही है, ठीक है, तो एप्रिसिएट भी होना ना करेंसी का सही नहीं होता, क्यों नहीं होता ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, इजी है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो वही करना है आपको, मुझे फॉलो करो यूट्यूब पर, ठीक है। चलो तो अगर हमारा करेंसी फ्लक्चुएशन हो रहा है, हमारा जो रुपया गिर रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है, तो इसके लिए आरबीआई इंटरवीन करेगी इकोनॉमी के अंदर, और वो ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे टूल्स को इस्तेमाल करेगी। इसमें वो क्या करेगी, बाइंग एंड सेलिंग करेगी, किसका, देखो अभी मैंने बताया ना, ये बाइंग एंड सेलिंग, ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगी, और बाइंग एंड सेलिंग करेगी किसका, बताओ जल्दी, बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में बताओ, बाइंग एंड सेलिंग किसका करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का करेगी, ठीक है, और किसका करेगी बताओ जल्दी, और किसका करेगी, फॉरेक्स रिजर्व्स का करेगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अभी फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर आपका डॉलर भी आता है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और आगे देखो ये स्टेरिलाइजेशन ना पूरा कंसेप्ट आपको मैं समझाऊंगा, पूरा खोल कर समझाऊंगा कि चीज़, ठीक है, विद ग्राफ समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। बस इकोनॉमिक सीरीज को फॉलो करो। अभी हम इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करना है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी अगर मैंने सब कुछ अभी समझाने लगा तो, ठीक है। तो अभी समझा दूंगा सब कुछ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, फिर आप भी बोलोगे ये पीटी 365 आपने बोला स्मार्ट वे में कवर करने के लिए और 2 घंटे में कंप्लीट करा रहे हो, है ना, इतना सा टॉपिक, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी मेरे से, ठीक है, क्योंकि रिविजन सीरीज लो, ठीक है, और इन सारे कंसेप्ट को क्लियर करो, ठीक है। आगे बढ़ो, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। तो टाइप्स क्या हैं, जैसे कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है हमारी, कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। अब एक्सपेंशनरी से नाम समझ में आ रहा है, एक्सपेंड करना, कॉन्ट्रैक्शनरी से कॉन्ट्रैक्ट करना, घटाना, कम करना, इसको मॉनेटरी को। तो मॉनेटरी का मतलब होता है पैसा, मनी, अभी मैंने बताया। तो मनी, पैसा को बढ़ाना और घटाना, तो उसके लिए कौन से पॉलिसीज का इस्तेमाल करेगी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब एक्सपेंड करना है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ाना है आपको। तो गवर्नमेंट करती क्या है, तो सेंट्रल बैंक करती है कि भाई वो इंटरेस्ट रेट को घटाएगी। अब इंटरेस्ट रेट कैसे घटेगा भैया, जाकर कमर्शियल बैंक के अंदर आरबीआई जाकर बैठ तो नहीं जाएगी ना, भैया नहीं लो 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 सस्ते लोन ले लो मेरे से, नहीं 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 नहीं, वो क्या करेगी, सस्ते लोन प्रोवाइड कर दी कमर्शियल बैंक्स को, और बोलेगी भैया मैंने आपको सस्ता लोन दिया है, आप भी सस्ता लोन दो पीपल्स को, लोगों को, फर्म्स को, बिजनेसमैन को, ठीक है। और वो कैसे करेगी, आरबीआई, तो आरबीआई पे क्या है, रेपो रेट है ना। आरबीआई कहती है भैया इस रेपो रेट पे मेरे से क्या ले लो, लोन ले लो, ठीक है। चलो, तो बैंक्स आल्सो रिड्यूस इंटरेस्ट रेट एंड मेकिंग लोन चीपर, ठीक है, इजी। इट इंक्रीजेस मार्केट लिक्विडिटी एंड बूस्ट
डिमांड, ठीक है भैया। मार्केट लिक्विडिटी का मतलब क्या है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ा रही है, लोगों के हाथ में मनी आ रहा है, लिक्विडिटी बढ़ रही है, ठीक है, लिक्विडिटी बढ़ रही है मनी की, ठीक है, तो बूस्ट करेगी डिमांड को, पैसा हाथ में आएगा, आप सामान खरीदोगे, कपड़े खरीदोगे, खाना खरीदोगे, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाओगे, ठीक है, तो स्टिमुलेट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ को, ठीक है। जैसे इकोनॉमी के अंदर पैसा आएगा, आप डिमांड करोगे, जैसे सप्लाई बढ़ाएगा कौन, फर्म बढ़ाएगा सप्लाई, तो ये इससे क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा आपका इकोनॉमी का, तो जीडीपी बढ़ने से क्या होगा, पता है ना क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर आरबीआई क्या एक्शन लेगा, आरबीआई जो है बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को फ्रॉम मार्केट अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन विंडो, ठीक है। तो अब देखो, आरबीआई जो है आपसे जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा, ठीक है। आरबीआई ये बोलेगा भाई साहब, या लोगों को ये बोलेगा कि मैंने आप सबको ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ना एक बार सेल किए थे, ठीक है, तो जो सेल किए थे ना मुझे वो दोबारा से बाय करने हैं। क्यों करने हैं बाय, कि भैया देखो मैंने जब सेल किया था ना आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तब मुझे पैसे की जरूरत थी, तो मैंने आपको एक पेपर दिया था, उस पेपर के अंदर बोला था कि इस पेपर की वैल्यू इतनी है और इस पर मैं आपको इतना इंटरेस्ट रेट दूंगा, या जो भी दूंगा फेस वैल्यू पे जो भी दूंगा, ठीक है। तो मुझे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपसे खरीदनी है वापस। क्यों खरीदनी है, देखो भैया, देखो हमें करना है एक्सपेंशनरी, मतलब मॉनेटरी सप्लाई बढ़ानी है, मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो मुझे जब पैसे की जरूरत थी तो मैंने मनी सप्लाई कम करने के लिए पैसे आपसे ले लिए, आपके पेपर पकड़ा दिए और आपसे पैसे ले लिए, तो आपके पास जेब में इतना पैसा नहीं रहा जिससे आप कंजम्पशन कर पाओ, ठीक है, जिससे आप परचेज कर पाओ कुछ चीज, तो उस टाइम पे मैंने आपसे पैसे ले लिए थे। अब मैं जो है ना इसी पैसे को आपसे वापसी करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ, जो इकोनॉमी जो है ना उसके अंदर इतनी डिमांड नहीं है, ठीक है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए, जीडीपी हमारी बढ़े, ठीक है, सप्लाई बढ़े, ठीक है, ताकि डिमांड बढ़ेगा तभी तो सप्लाई बढ़ेगा, तो वो तो हो नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, आरबीआई करेगा, बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस, ठीक है, जो बेचे थे उसने। अब बाय करने में क्या होगा, भाई बाय करेगा तो गवर्नमेंट जो आरबीआई का पैसा है वो पैसा देगा ना, पैसा खरीद के तो बाय करेगा कोई भी चीज, ठीक है। तो लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा तो क्या होगा, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा वो परचेज करना स्टार्ट कर देंगे, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, तो जैसी डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो फर्म्स क्या करेंगे, अपना सप्लाई बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, जब वो सप्लाई बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा तो हमारा क्या बढ़ेगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। यस, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, लिंकेज करना है किसी चीज को, ठीक है। अभी इसी लिंकेज के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना, तो मैं आपसे ये भी बोलूंगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरा, और जो भी डाउट है ना आप मेरे से पूछा करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या करेगा, इसके जस्ट अपोजिट करेगा, ठीक है। अब उससे पहले ना एक चीज और देखो, एक्सपेंसरी के अंदर आरबीआई के पास एक और काम है ना, कि वो सीआरआर कम कर दे, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो कम कर दे, एसएलआर कम कर दे, रेपो रेट कम कर दे, रिवर्स रेपो रेट कम कर दे, बैंक रेट कम कर दे। अभी ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, क्योंकि रेट कैसे कम करेगा ना, तो लोन सस्ते मिलेंगे लोगों को, लोन सस्ते मिलेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और कंजम्पशन भी करेंगे। अब एक बात दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन करना ही होता है। कोई भी चीज़ है, आप फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो आपको इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं ना, बिना मशीन्स वगैरह, ठीक है, ये सब खरीदे या फिर वेजेस दिए लेबर्स को दिए, काम तो होगा नहीं। जब आप वेजेस दोगे तो उनकी जब आप उनको वेजेस दोगे तो उनकी इनकम इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो दैट मीन्स इनकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, जस्ट इसका अपोजिट होगा, ठीक है। यहाँ पर रिड्यूस कर रहे थे हम, ठीक है, सीआर वगैरह को, यहाँ इंक्रीज कर देंगे, यहाँ इंक्रीज कर देंगे तो लोन क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। जब कॉस्टली होगा तो लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, ठीक है, वो सेविंग वगैरह ज़्यादा करेंगे, तो क्या होगा, ग्रोथ रेट कम हो जाएगी। क्यों, जीडीपी आपका जो है डिमांड कम हो गई है, तो डिमांड जैसे कम हो जाएगी तो ग्रोथ भी रेट कम होगी, दैट मीन्स सप्लाई भी कम कर देगी फर्म, सप्लाई कम कर देगी तो ओवरऑल जीडीपी हमारा कम हो जाएगा इकोनॉमी का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक चीज़ और होगा इससे, ठीक है, क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन, इस चीज़ का ध्यान रखना। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा, हमारे इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से, ठीक है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, परचेज नहीं कर पा रहे कोई चीज़, जब डिमांड नहीं कर रहे हैं तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, सेविंग कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं तो भैया इन्फ्लेशन कम होगा नहीं होगा, डिमांड कम है किसी सप्लाई किसी भी कम्युनिटीज़ की, तो इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है। अब तो इसके अंदर क्या करेगी गवर्नमेंट, यहाँ बाय कर रही थी, यहाँ करेगी सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है, अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, इट लीड्स टू डिक्रीज इन बोरोइंग, बिल्कुल बात सही है। अभी मैंने बताया था यहाँ कॉस्टली हो जाएंगे लोन्स, जैसे ही आप ये रेट वगैरह बढ़ा दोगे, ठीक है। चलो, तो ये कर देगा लिक्विडिटी के अंदर डिक्लाइन, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो कंजम्पशन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा,
इन्वेस्टमेंट कम होगा, आउटपुट कम होगा, कैपिटल स्टॉक भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलो अब तो ये क्या करेगी, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इनको बढ़ाना होता है सेंट्रल बैंक के अंदर, बस इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, बस एक चीज और, ये चीज को ना हाईलाइट करके रखना ज्यादा, ये इम्प्लीकेशंस पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इतना टाइम मैंने क्यों लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसके अंदर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी 100% होनी चाहिए। अगर 100% नहीं होगी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, विथ श्योरिटी। और आपको 100% क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, तो ये सारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको 100% होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने इतना टाइम लेके इसको सबको सब समझाया आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब इसके अंदर मैंने आपको पीवाईक्यू दिखाया था, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे। तो इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी कैसे है। तो भैया इसके अंदर गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर एक अमेंडमेंट लेकर आई। ठीक है, आरबीआई एक्ट के अंदर 1934 के अंदर, और उसने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया एक एमपीसी को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। अब इस कमेटी का काम क्या है, तो इसका काम है कि प्राइस स्टेबिलिटी करना, वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कीपिंग इन माइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। अब इन्फ्लेशन इतना रखना है कि भैया हमारी ग्रोथ भी होती रहे इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, और इन्फ्लेशन इतना भी रिड्यूस मत कर दो कि इकोनॉमी क्या जो ग्रोथ है वो कम हो जाए। ठीक है, चलो मेंबर्स कितने होंगे, तो याद रखना है 6 मेंबर्स होते हैं। पीवाईक्यू के अंदर वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उसके अंदर मेंबर्स गलत दे रखा था। ठीक है, तो हमेशा यूपीएससी डाटा गलत करती है, ये चीज का ध्यान रखना। और इसका गवर्नर जो होता है ना, आरबीआई का गवर्नर, इसका चेयरपर्सन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसका चेयरपर्सन होता है। और 5 अदर मेंबर्स होते हैं, 2 आरबीआई से ही होते हैं, और 3 जो होते हैं ये अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सबके पास 1 वोट होगा, इन 5 के 5 मेंबर के पास। ठीक है, दैट मीन्स आरबीआई गवर्नर के पास भी 1 वोट है, बट ये आरबीआई गवर्नर तब एक्सरसाइज करेगा अपने वोट को, वो भी कास्टिंग में। कास्टिंग का मतलब समझते हो ना, कास्टिंग वोट, जैसे स्पीकर के पास होता है कास्टिंग वोट। दैट मीन्स अगर टाई हो जाता है तो तब वो आरबीआई गवर्नर अपनी पावर का इस्तेमाल करके वोट डालेगा कास्टिंग। ठीक है, चलो मीटिंग एटलीस्ट 4 टाइम्स होनी चाहिए इन ईयर में। 4 टाइम्स मतलब 3 चौक 12। 3 चौक 12 का मतलब क्या होता है भैया, आप मुझे बताओ। मतलब 3 महीने। ठीक है, 3 महीने में 3 महीने का 4 क्वार्टर। ठीक है, तो एक क्वार्टर मतलब हर क्वार्टर के अंदर जो है मीटिंग होनी चाहिए, किसकी, एमपीसी की। तो 12 महीने होते हैं हमारे साल के अंदर, तो 4 टाइम्स क्या होगी, मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है, कोरम क्या है, कोरम का मतलब, तो मतलब एटलीस्ट कितने मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जब जाके ये मीटिंग बैठेगी तो 4 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, चलो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल रेपो रेट, वेरिएबल रेपो रेट न्यूज में क्यों है, तो आरबीआई ने इंजेक्ट किया है 25,000 करोड़ रुपए। ठीक है, थ्रू वाइवा वेरिएबल रेपो रेट टू एड्रेस लिक्विडिटी डेफिसिट इन द बैंकिंग सिस्टम। मतलब भैया लोगों का मतलब बैंक में पैसा इतना नहीं था। ठीक है, सेविंग वगैरह लोग इतने नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो लिक्विडिटी जो है कम होगी बैंकिंग सिस्टम की। ठीक है, जिसकी वजह से वो लोन वगैरह नहीं दे पा रहे थे। तो आरबीआई ने इंटरवीन करा। ठीक है, उसने 25,000 करोड़ रुपए वेरिएबल रेपो रेट के थ्रू जो है बैंक्स को दे दिए। अब वेरिएबल रेपो रेट क्यों क्यों यूज करा आरबीआई ने, क्योंकि भैया जो ये वेरिएबल रेपो रेट है ना, ये लोअर होता है रेपो रेट से। और रेपो रेट पे जो है कमर्शियल बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से। ठीक है, जब आरबीआई से रेपो रेट पे लेते हैं तो वो वेरिएबल रेपो रेट से क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि ये कम होता है ना रेपो रेट से, साफ बात, ताकि लोन उनको और सस्ता मिले। ठीक है, आरबीआई से। दैट मीन्स कि VRR is a market driven rate is generally lower than the repo rate but not below the reverse repo rate। अब ये रिवर्स क्या होता है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। एंड अप्लाइज टू लोन्स विथ ड्यूरेशन एक्सीडिंग 1 डे यूजुअली अप टू 14 डेज। तो ये उन लोन के ऊपर ये अप्लाई करेगा जहां पर ड्यूरेशन जो है 1 डे यूजुअली अप टू 14 डेज, मतलब एक दिन से लेकर 14 डेज तक का होता है। ठीक है, अब when the RBI wants to infuse liquidity but banks are reluctant to borrow at the repo rate due to lower market interest rate, it allows banks to borrow at the variable repo rate। ये भी यही बात मैंने आपको समझा दिया, सस्ता होता है इसलिए वो चाहते हैं कि वेरिएबल रेपो रेट पे हमें लोन मिले आरबीआई से। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई एंड इज फिक्स्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यही वाली कमेटी भैया, यही रेपो रेट डिसाइड करती है। ठीक है, चलो सिमिलरली variable rate reverse repo is conducted to absorb excess liquidity from the system। मैंने आपको बताया ना कि रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है ना एक्सेस लिक्विडिटी को।
ठीक है, फ्रॉम द सिस्टम। चलो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? आ गया है ना? तो कमेंट करके अंदर कमेंट में बताओ बच्चों को, और भी बच्चों को, अगर आपने वीडियो देखी ना, बताओ कि ये सेशन या फिर ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स, ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। अब ये आपको क्या पता होना चाहिए? ये पता होना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसके नॉर्म्स के अंदर हमने क्या करा है? रिवाइज किए हैं इसके नॉर्म्स, ठीक है। किसने कराया? तो गवर्नमेंट ने करेगी ना, आरबीआई करेगी ना, ठीक है। तो रिसेंटली आरबीआई रिवाइज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस टू प्रमोट स्मॉल लोन इन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट्स विद लो एवरेज लोन साइजेस। दैट मीन्स कि आरबीआई ने क्या करा है भैया, उन्होंने बोला है कि भैया ऐसी जगह ना पीएसएल बढ़ा दो जहां पर डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। दैट मीन जो डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर लो एवरेज लोन साइजेस हैं, ठीक है, जहां पर पर्सन जो है ना लोन अवेलेबिलिटी बहुत कम है, वहां पर पीएसएल जो है ना, पीएसएल के नॉर्म्स क्या है ना इतने इजी कर दो, ठीक है, और पीएसएल की फंडिंग इतनी बढ़ा दो ताकि यहाँ के लोगों को ना आराम से लोन मिल जाए, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आ गया। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है ये समझ लो। तो ये स्टेब्लिश करता है इंसेंटिव फ्रेमवर्क फॉर डिस्ट्रिक्ट विद लोअर क्रेडिट फ्लो, ठीक है। मोर वेट दिया गया है ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, वही 125% कर दिया है इसे, मतलब 125% कर दिया है, विल बी गिवन टू फ्रेश प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स इन डिस्ट्रिक्ट वेयर लोन अवेलेबिलिटी इज लो, मतलब लेस देन 9,000 पर पर्सन है। मतलब ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि यहाँ के लोगों के लिए ना अगर ये लोन लेने चाहे ना, है ना, तो पर पर्सन को सिर्फ 9,000 तक का ही लोन मिल सकता है, ठीक है। तो मतलब इनके यहाँ लोन अवेलेबिलिटी बहुत लो है, तो ऐसे जगह प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दैट मीन ऐसे जगह पर लैंडिंग ज़्यादा करा जाए, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर में डाला गया इसको, ठीक है। चलो अब ये डिस इंसेंटिव फ्रेमवर्क क्या होगा? जहाँ पर लोन अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, कोई डिस इंसेंटिव होना चाहिए वहाँ पर, मतलब वहाँ पर इंसेंटिव कम दिया जाएगा, ठीक है जी। अब देखो एमएसएमई लोन्स, इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है प्रीलिम्स 2023 में, ठीक है। इसमें यहाँ पर स्टेटमेंट ये था कि ऑल बैंक लोन्स, ठीक है, टू एमएसएमई सेल क्वालिफाई फॉर क्लासिफिकेशन अंडर पीएसएल, ठीक है। तो भैया जितने भी लोन दिए जाते हैं ना एमएसएमई को, ठीक है, तो ये सारे लोन जो है ना अंडर पीएसएल के अंदर आते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये प्रीलिम्स 2023 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता क्या है? तो प्रायोरिटी सेक्टर मीन्स होता है टू दो सेक्टर्स, ठीक है, हम कुछ सेक्टर डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें लोन्स देना चाहिए प्रायोरिटी में, ठीक है। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो विच government and RBI consider important for the development of the country and are to be given the priority over other sectors, ठीक है। तो जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे यहाँ उसके अंदर हम प्रायोरिटी बेस्ड के ऊपर ऐसे सेक्टर को हम डिसाइड करेंगे या फिर उनको ऐसे चूज करेंगे उनको कि जिनके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, उनको लोन अवेलेबिलिटी ज़्यादा करानी है, क्योंकि वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। बस तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके अंदर? टू एंश्योर वनरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज गेट एक्सेस टू क्रेडिट, तो ऐसे लोगों को, ठीक है, जो वनरेबल सेक्शंस हैं उनको लोन, ठीक है, अवेलेबिलिटी आराम से मिल जाए, ये ऑब्जेक्टिव है। और ये सबसे पहले कब आया, फॉर्मुलाइज कब हुआ? ये 1972 के अंदर हुआ, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। और कमेटीज, इससे एसोसिएटेड कमेटीज को पता होना चाहिए, यूपीएससी पूछ लेती है। तो गडगिल कमेटी 1969 और घोष कमेटी 1982, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक कंसेप्ट और है इसके अंदर, पीएसएल सर्टिफिकेट्स। अब देखो ये क्या होते हैं, तो एक लाइन में ये समझ लो, ठीक है। ये पीएसएल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ये ट्रेडेबल सर्टिफिकेट्स होते हैं इशूड अगेंस्ट प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स ऑफ बैंक्स, ठीक है। अब ये होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पीएसएलसी एम्स टू एनेबल बैंक्स टू अचीव प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट by purchase these instrument in the event of shortfall and incentivize surplus banks। अब देखो ये जो है ना गवर्नमेंट पीएसएल सर्टिफिकेट इसलिए लेकर आई, देखो हर बैंक्स को, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, और फॉरेन बैंक्स को जिनकी ब्रांचेस 20 से ऊपर हैं, उनको पीएसएल टारगेट दिए जाते हैं कि आपको प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के अंदर ना इतना लोन देना है, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक्स को भी दिए जाते हैं टारगेट, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या टारगेट है ये आपको पता होना चाहिए, कितना है, 75% इसका है, 75% इसका है, और इसका 40% है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स का,
और फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस वालों का सेम एज डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक जितना ही है। ठीक है, तो ये आपको डाटा पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पता होना चाहिए। तो टारगेट दिया होता है हर किसने, मतलब आरबीआई टारगेट देती है, गवर्नमेंट टारगेट देती है बैंक्स को कि आपको पीएसएल के अंदर इतना परसेंट लोन देना है। अगर आप उस साल देने में मतलब दे नहीं पाए तो उस साल, ठीक है, आप उतने एलिजिबल नहीं हो पाए, या फिर आप जो आपको आपका जो टारगेट था ना वो आप अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, अंडर पीएसएल। तो अगर आप वो अचीव नहीं कर पाए अपने टारगेट को, तो आप एक काम कर सकते हो, जो सरप्लस वाले हैं ना, जिन्होंने अपना टारगेट जो है अचीव भी कर लिया प्लस वो सरप्लस में चले गए, जो उनका टारगेट था ना उससे भी आगे उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर लेंडिंग कर दी। ठीक है, उन्होंने लोन दे दिया। तो ऐसे सरप्लस व्यक्ति व्यक्ति के पास ना कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे, और वो सर्टिफिकेट्स होंगे पीएसएल। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स होंगे जो गवर्नमेंट देगी इनको, कि आप सरप्लस में आगे, पेमेंट जो आपका टारगेट था ना उससे आप अचीव करके, और अचीव में भी आप सरप्लस के अंदर आ गए, तो आपके पास सरप्लस अमाउंट जो आपने दिया, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर, और जो डेफिसिट के अंदर है, ठीक है, जो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाए, एक काम कर सकते हैं वो आपसे ये सर्टिफिकेट खरीद लेंगे, ठीक है, सरप्लस से। अब ये अमाउंट जो है ना क्या होगा, ये इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, और मेरे हिसाब से यूपीएससी अमाउंट ये सब पूछेगी भी नहीं कि वो किस अमाउंट पे होगा सर्टिफिकेट वगैरह, क्योंकि वो तो इतना डेप्थ में कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है ना शायद ये बैंक ही डिसाइड कर लेगी जो सरप्लस वाली है, ठीक है, कि आप ये सर्टिफिकेट ये इशू करेंगे, ठीक है, और इन डेफिसिट वालों बैंक्स को दे देंगे। ठीक है, अभी डेफिसिट वालों बैंक्स को ये सर्टिफिकेट खरीदने के बाद क्या होगा, इनका जो टारगेट था, ठीक है, ये सर्टिफिकेट दिखा देंगे गवर्नमेंट को कि भैया देखो, हम जो है ना ये जो है टारगेट अचीव नहीं कर पाए, लेकिन हमने ये सर्टिफिकेट खरीद दिया है प्रायोरिटी सेक्टर वाला। ठीक है, जो सरप्लस वाले थे ना उनसे मैंने सर्टिफिकेट खरीद दिया है। ठीक है, दैट मीन्स कि मैंने अपने आप को क्या कर दिया है, यहाँ पर क्या कर दिया, एक तरीके से क्या क्या कहते हैं उसे हम, कि एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है। ठीक है, कि हमने हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो हमने ये सर्टिफिकेट खरीद लिया है, ठीक है, जिसके अंदर हमें माफ कर दिया जाए, और हमें ये बता देता है कि हम अगले साल अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। ठीक है, बट उन्होंने एक तरीके से ये क्या कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, कि जो अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाए वो अपना आपको ना सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जितना उनका टारगेट मिस हो रहा है उसे वो इस सर्टिफिकेट से जो है क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, अगर नहीं आया ना तो कमेंट करके पूछ लेना आप मेरे से। ठीक है, देखो रिकॉर्डिंग वीडियोस है, ठीक है, रिकॉर्डिंग वीडियो से मुझे समझ में नहीं आता ना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक, लाइव होता है तो लाइव में मुझे पता चल जाएगा, ये सो नो आप बोलोगे, लाइव में मुझे पता चल जाएगा आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा समझ में तो मैं और एग्जाम्पल्स दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आपको ना ये सब पता होना चाहिए कि पीएसएल के अंदर कौन कौन से सेक्टर्स जो है इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं कि इनको हम लोन देंगे। ठीक है, तो एक बात याद रखना, वीकर सेक्शंस को भी हमें लोन देना है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी देना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी देना है, एससी एसटी पर्सन को भी देना है, और जो डिसेबल व्यक्ति है उनको भी देना है। ठीक है, तो एक बात और देखो यहाँ पर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना उनके पास भी टारगेट होते हैं पीएसएल के, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के, ये आपका ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर इतना ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट, ठीक है, इसे मिवोर भी कहते हैं। तो ये न्यूज में क्यों रहा है, तो रिसेंटली आरबीआई रिकमेंड चेंजेस इन द मेथोडोलॉजी फॉर कंप्यूटिंग मिवोर। ठीक है, तो इन्होंने मेथड को चेंज करा है कि भैया मिवोर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी मिवोर क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। एंड पर्पज ट्रांजिशिंग टू अ न्यू सिक्योर्ड मनी मार्केट बेंचमार्क फॉर पॉपुलर प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स। ठीक है, पॉपुलर प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स के लिए जो मनी मार्केट के अंदर होते हैं, इनके लिए न्यू सिक्योर्ड मनी मार्केट बेंचमार्क इन्होंने डिसाइड करा है। ठीक है, चलो मतलब प्रपोज करा है। चलो, तो व्हाट इज मिबोर, क्या होता है मिबोर, क्या होता है भैया, तो इसके अंदर फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, मुंबई इंटरबैंक अच्छा आउटराइट रेट। ठीक है, तो इंटरबैंक के अंदर कोई आउटराइट रेट है, ठीक है, इसे समझते हैं। और ये मुंबई से नाम समझ में आ रहा होगा, मुंबई के अंदर है। ठीक है, चलो, तो अबाउट मिबोर, इट इज एन इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क यूज्ड बाय बैंक्स टू बोरो अनसिक्योर्ड फंड्स इन द इन इंडियन इंटरबैंक मार्केट। ठीक है जी, दैट मीन्स मुझे ये समझ में आ रहा है कि भैया एक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है जो कि यूज करा जाता है बोरो करने के लिए। अभी जो पैसा जो बेरा जाता है ये अनसिक्योर्ड फंड्स होते हैं ये, ठीक है, ये सिक्योर्ड फंड्स नहीं होते। ठीक है, दैट मीन्स इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई अपना क्या सिक्योरिटी नहीं दिखा रही। ठीक है, तो ये अनसिक्योर्ड फंड्स होते हैं। और जो बैंक्स होते हैं ना हमारे यहाँ, ये इंटर बैंक मार्केट होता है। ठीक है, इंटर बैंक मार्केट मतलब
एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे सकता है और दूसरा बैंक तीसरे को या चौथे को, ऐसे करके एक दूसरे को देंगे। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है मिबोर। ठीक है, किस रेट पे देंगे एक दूसरे को। ठीक है, ये आगे समझ में। अभी कंप्यूट कैसे होता है और पब्लिश कैसे होता है, तो ये किस कौन करता है इसे, तो ये करता है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, FBIL, ऑन डेली बेसिस पे करता है। और FBIL पे हम आगे पढ़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब कंप्यूटेड होता है, मतलब कंप्यूट कैसे करेंगे, कंप्यूट होता है किसके बेस के ऊपर, ये समझो किसके बेस के ऊपर, तो ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। जो ट्रेड्स होते हैं, ट्रेडिंग वगैरह जो करते हैं, तो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम जो होता है, या फिर NDS कोल सिस्टम जो होता है, जो फर्स्ट आवर में होता है, उसके बेस पे ये कंप्यूट करा जाता है। ठीक है, चलो, तो ट्रेडिंग वगैरह का भी इसके अंदर यूज है। तो एक बात और दोस्तों, देखो, इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम लंदन इंटरबैंक ओवर रेट, तो दैट मीन्स कि भैया इंडिया जो है ना, पहले इसका इस्तेमाल करते थे, लिबोर का। ठीक है, इंटरबैंक के अंदर बोरो बोरो करने के लिए जो रेट डिसाइड करती थी वो लिबोर का इस्तेमाल करती थी। बट अब हमने इसको ट्रांजिशन कर दिया है। ठीक है, लास्ट ईयर RBI हैड issued an advisory to banks and other RBI regulated entities asking them to take steps to ensure a complete transition away from the LIBOR। ठीक है, तो हमने लिबोर से ट्रांजिशन कर लिया है, अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मिबोर का। और मिबोर के अंदर भी हम मेथोडोलॉजी की चेंजेस के लिए, पर्पस के लिए RBI ने बोल दिया है। ठीक है, तो लिबोर था क्या था, ग्लोबल बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट था एट विच मेजर ग्लोबल बैंक्स लेंड टू वन अनदर इन द इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स की जरूरत पड़ती थी इनको, बैंकों को, तो एक दूसरे से वो लोन लेकर ले लेते थे। अभी कोल मनी मार्केट क्या होता है, ठीक है, वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको इकोनॉमिक्स में। तो होता क्या, कोल मतलब कोल पे मनी मार्केट तो पैसों की बात कर रहे हैं। तो इट इज अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स लैंड एंड बोरो फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म मार्केट होता है, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं। ठीक है, चलो, कोल मनी मार्केट। चलो, अब RBI has established system of alternative reference rates। ठीक है, allow banks to choose rates from basket of currency rather than British pound international for financial transaction। तो RBI ने establish किया है alternative reference rates को। ठीक है, जैसे वो बैंक जो है ना, अपना रेट डिसाइड कर लेंगे बास्केट ऑफ करेंसीज को लेकर। ठीक है, मतलब हम ब्रिटिश पाउंड नहीं देखेंगे, सिर्फ बास्केट ऑफ करेंसी देखेंगे, उसमें शायद वो US डॉलर भी हो सकता है, इसमें रशिया की करेंसी भी हो सकती है, चाइनीज करेंसी भी हो सकती है, जापानीज करेंसी भी हो सकती है, यूएस, ठीक है, यूरो हो सकता है, यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, तो बास्केट ऑफ करेंसीज को देखा जाएगा और फिर से उसके अकॉर्डिंग जो है ना, रेट्स को डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, ना कि सिर्फ ब्रिटिश पाउंड को देख कर करा जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर। ठीक है, चलो, तो अल्टरनेटिव्स क्या हैं लिबोर के, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट के, तो आपको ना ग्लोबली ये सारे मिल जाएंगे, जैसे कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट है। ठीक है, यूएसए का है, मुंबई मॉडिफाइड इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट है M4, इंडिया का है, संघाई का है, मतलब चाइना का है, ये टोक्यो का है, तो ये जापान का होगा। ठीक है, अब देखो क्या इंपॉर्टेंट है, FBIL इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये फॉर्म्ड हुआ 2014 में, 2014 में, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर स्टैब्लिश हुई। ठीक है, अब ये ज्वाइंटली आउंड है बाय किससे, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट से। ठीक है, जॉइंटली आउंड बाय द फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डायरेक्टिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये नाम याद कर लो, यूपीएससी ना एक दो चीज चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगी। ठीक है, तो याद करना, यहाँ पर डाल देगी RBI। ठीक है, यहाँ पर डाल देगी कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो इसी चीज ध्यान रखना। तो फिम्दा और फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन, ठीक है, फेडा, और इंडियन बैंक एसोसिएशन भी इसके अंदर है। ठीक है, IBA भी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है डेवलप करना, एडमिनिस्टर करना बेंचमार्क रिलेटिंग टू मनी मार्केट। ठीक है, तो मनी मार्केट के अंदर जो बोरिंग रेट होते हैं, ये सब चीज को बेंचमार्क डिसाइड करता है कि क्या रेट होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। ठीक है, तो FBI को ना रेगुलेट कौन करता है, ये भी पता होना चाहिए, ये RBI करता है। ठीक है, FBI को रेगुलेट कौन करता है, तो RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक बात और, ठीक है, RBI सरप्लस ट्रांसफर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि RBI ना, ठीक है, RBI जो है, RBI के पास सरप्लस आता है। ठीक है, मनी मतलब मनी में सरप्लस आता है। ठीक है, उनके पास जो सरप्लस पैसा होता है ना, वो करते क्या है, इसको ना ट्रांसफर कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, उनको जरूरत होती है पैसों की, तो वो ट्रांसफर करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने अप्रूव करा है हाईएस्ट एवर सरप्लस ट्रांसफर। ठीक है, ₹2.11 लाख करोड़ टू गवर्नमेंट फॉर फिजिकल ईयर 2024। ठीक है, विच विच इज मोर देन डबल द प्रीवियस ईयर।
जो 86,000 करोड़ का था लमसम में, ठीक है। तो 2 लाख करोड़ का तो लोन जो है सरप्लस ट्रांसफर कर दिया आरबीआई ने, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। वही फिस्कल ईयर 2024 में, ठीक है। तो करा, तो आरबीआई सरप्लस होता है क्या, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सरप्लस इंप्लाइज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। दैट मीन सरप्लस वही होगा जो आरबीआई का एक्सपेंडिचर है ना, उससे ज्यादा उनके पास पैसा है, ठीक है। जो एक्सपेंडिचर उनका खर्चा होता है उससे ज्यादा उनके पास पैसा है, तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो आरबीआई टोटल एक्सपेंडिचर इज ओनली, ओनली का वर्ड ध्यान रखना, ओनली about 1/7 of its total net interest income, thereby generating surplus। इससे पता चल रहा है कि जो आरबीआई जो है ना, आरबीआई का जो एक्सपेंडिचर है वो 1/7 है ओनली, ठीक है। अब ध्यान रखना यूपीएससी डाटा गलत कर लेती है, तो 1/7 की जगह कुछ और दे देगी आपको, तो सिर्फ 1/7 ही खर्चा कर पाती है जो वो इंटरेस्ट इनकम से कमाती है पैसा, ठीक है। तो इसलिए जो सरप्लस महीना आता है वो किसको देते हैं, ये गवर्नमेंट को दे देते हैं। आगे बढ़ो, ठीक है। तो आरबीआई इनकम के बारे में पता होना चाहिए आपको, और एक्सपेंडिचर किस लिए करती है आरबीआई। तो आरबीआई का जो इनकम आएगा, बताओ क्या सोर्सेस है आरबीआई की। तो आरबीआई का सोर्स तो इंटरेस्ट रेट ही है ना, इंटरेस्ट से तो पैसे कमा रही है ना, या इंटरेस्ट ऑन होल्डिंग रुपी सिक्योरिटीज, ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पैसा कमाएंगी, ठीक है। लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, रेपो रेट वगैरह से जो पैसा कमाएगी आरबीआई, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से जो पैसा कमाएगी, एमएसएफ वगैरह आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। जब आपको मैं क्विक रिव्यू सीरीज में मनी मार्केट और क्या कहते हैं इन्फ्लेशन वगैरह चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, बैंक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा, ठीक है, सब समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो लोन्स वगैरह देती है, लोन एडवांस देती है, उससे पैसा कमाती है, ठीक है। और आरबीआई जो है ना, फॉरेन करेंसी एसेट्स में भी पैसा कमाती है, ठीक है। फॉरेन करेंसी मतलब फॉरेक्स रिजर्व्स रखती है ना आरबीआई अपने पास, ठीक है, यूएस डॉलर वगैरह रखती है, तो उससे भी पैसा कमाती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या है आरबीआई का, आप खुद बताओ, कोई बैंक का एक्सपेंडिचर कितने क्या होगा। तो एक्सपेंडिचर उनका होगा प्रिंटिंग ऑफ नोट्स करना, ठीक है, उसमें जो खर्चा हो रहा है उनका, एजेंसी चार्जेस है ना, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सारे क्या होंगे, एक्सपेंडिचर ही होंगे, ठीक है। एक बात और दोस्तों, ये ना, ये आप समझ लो, आरबीआई इनकर्स अ मेजर चंक ऑफ एक्सपेंडिचर इन द मेकिंग रिस्क प्रोविजंस वाइवा, ठीक है, कंटीजेंसी फंड एंड एसेट डेवलपमेंट फंड। देखो रिस्क प्रोविजंस भी होते हैं, कुछ रिस्क होते हैं, नहीं होते भैया, आरबीआई जो है ये भी देखती है कि भैया हम जो है बैंकरप्ट ना हो जाए, आरबीआई तो खैर बैंकरप्ट नहीं होने वाली, ठीक है, कमर्शियल बैंक बैंकरप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो रिस्क प्रोविजंस होते हैं ना, उसके लिए वो अलग से एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, उसके अंदर अलग से एक फंड बनाती है, जैसे कंटीजेंसी फंड होता है, एसेट डेवलपमेंट फंड होता है, ठीक है। तो सीएफ जो कंटीजेंसी फंड जो है किसलिए रखा जाता है, वो रखा जाता है कैप्ट फॉर अनफोर्सिन कंटीजेंसीज के लिए, लाइक डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, सिक्योरिटीज वैल्यूज का, रिस्क फ्रॉम मॉनेटरी रेट पॉलिसीज, ठीक है। और ये एडीएफ एसेट डेवलपमेंट फंड किस लिए रखते हैं, प्रोविजन मेड टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एंड एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन एंड टू मीट इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसको डेप्थ में मत जाओ, ठीक है, भाई इतना समझो कि भैया ये और ये, ठीक है, सीएफ और एडीएफ, ये जो है इसके अंदर जो है आरबीआई जो है अपना एक्सपेंडिचर करती है, और ये मेजर चंक है आरबीआई का एक्सपेंडिचर का, ठीक है। और क्यों करती है, रिस्क प्रोविजंस को ध्यान में रखकर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, प्रोविजन रिगार्डिंग आरबीआई ट्रांसफर सरप्लस टू द गवर्नमेंट, क्या प्रोविजन है, तो आरबीआई एक्ट के अंदर करती है, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है, सेंटर को, ठीक है, प्रोफेसर टू द सेंटर, ये पता होना चाहिए। कौन कौन सी कमेटीज है, तो मेले काम कमेटी है 2013 की, जो सरप्लस ट्रांसफर की बात करती है, इंक्रीज कर दिया जाए। एक बीमा चलान कमेटी, ये ध्यान रखना, बीमा चलान कमेटी ने इतना ही बता दिया है कि कितना उनको मेंटेन रखना है, ठीक है, और कितना उनको सरप्लस करना है, ठीक है, उसका एक रेशियो भी बता दिया, परसेंटेज भी बता दिया बीमा चलान कमेटी ने। अब ये मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी से पूछेगी कितना परसेंटेज है ये सब, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए बीमा चलान कमेटी किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। और बस इतना ही, और एक बात और दो, आपसे यूपीएससी ट्रेंड भी पूछ सकती है, ट्रेंड ऑफ आरबीआई पे आउट टू सेंटर, तो देखो ये बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो वो स्टेटली वगैरह का यूज कर रहे हैं तो समझ लेना ट्रैप है, ठीक है। और क्वेश्चन को, ऑप्शन को रॉन्ग मानना, ठीक है, क्योंकि बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके से बोल रहे कि घड़ा फटा, तो इस तरीके से यूपीएससी पूछती भी नहीं ऐसे क्वेश्चन आपसे, ठीक है। अब बढ़ेंगे वेज एंड मीन्स एडवांस स्कीम, ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने कवर करा दिया यहाँ तक आपका, ठीक है, सरप्लस वाला। अब आगे बढ़ते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांस स्कीम। देखो दोस्तों, आपको ना इसके अंदर बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछती है ना आपसे, तो वेज एंड मीन्स एडवांस से रिलेटेड कुछ पूछेगी कि आप बताओ आपने ये किसके रिलेटेड में सुना है, तो आरबीआई से रिलेटेड सुना है आपने, आरबीआई के फंक्शन से रिलेटेड, ओके। देन आपसे ये पूछेगी इसमें आरबीआई करती क्या है, क्या लोन देती कमर्शियल बैंक को, अजी नहीं,
किसको देती है? तो आपको ये पता होना चाहिए ये एडवांसेस देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, यूटीज को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर आपसे पूछेगी तो यूपीएससी इतना ही पूछेगी। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम है क्या और इसके अंदर क्या होता है, किससे रिलेटेड है, बस। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन पढ़ लो। ये एडवांसेस देता है टू स्टेट्स ड्यूटीज प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई टू मीट टेम्पररी मिसमैचेस इन द कैश फ्लोज ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स नोन एज वेज एंड मीन्स एडवांसेस। दैट मीन्स कि ये एडवांसेस किसको देता है? स्टेट्स और यूटीज को देता है। कौन देता है? आरबीआई देता है, जो कि टेम्पररी मीट मतलब टेम्पररी मिसमैचेस जो होता है उनके कैश फ्लोज के अंदर। ठीक है, तो भैया उनका जो है ना क्राइसिस आ जाता है, टेम्पररी क्राइसिस आ जाता है, ठीक है, मनी का, तो उनको ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, एडवांसेस देता है। कौन? आरबीआई। ठीक है, किसके रास्ते देता है वो? वेज एंड मेन्स एडवांसेस के रास्ते में देता है, मतलब इसके थ्रू देता है। ठीक है, तो ये जो है ना आपको पता होना चाहिए ये इंस्ट्रूमेंट किसकी गवर्नमेंट से होता है, तो ये आरबीआई एक्ट से होता है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934, इसका इस्तेमाल करके आरबीआई जो है ना, जो है टेम्परेरी क्राइसिस, जो भी जिस गवर्नमेंट के पास टेम्परेरी क्राइसिस होता है मनी का, ठीक है, फ्लोज का, तो उनको ये क्या देती है? पैसा देती है, एडवांसेस देती है। ठीक है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी है फैसिलिटी। और एक बात और देखो, इसके अंदर टाइप्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस, एक होता है स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इसको ना स्पेशल वाले को स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, ड्राइंग मतलब निकालना, फैसिलिटी मतलब फैसिलिटी तो है ही, तो स्पेशल है। स्पेशल केस का मतलब क्या हो गया? देखो, स्पेशल वेज मीन्स एडवांसेस का तब इस्तेमाल होता है जब वो नॉर्मल वाला एग्जॉस्ट कर जाते हैं, नॉर्मल वाला पैसा भी मार लेते हैं, समझ लो। ठीक है, नॉर्मल वाला पैसा भी खत्म कर देते हैं ना, तो वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स के फैसिलिटी से वो और ज़्यादा पैसा ले सकते हैं, किससे? आरबीआई से। ठीक है, स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस से। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। और इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट जितना ही होता है, लिंक टू रेपो रेट से लिंक होता है। अपार्ट फ्रॉम डब्ल्यूएमए, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एकोमोडेशन इंस्ट्रूमेंट्स अवेल्ड बाय द स्टेट्स एंड ड्यूटीज। अब ये आपको ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी पता होना चाहिए। अभी दिखाता हूँ, देखो, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी आप समझ गए हो, ठीक है, क्या है। अब एक बात और, ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गया, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, मतलब आपने स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी से भी ना पैसा खा लिया, ठीक है, पैसा यूज कर लिया, आपको चाहिए और पैसा, तो और पैसा मिलेगा आपको इस फैसिलिटी के अंदर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर। वेन एवर फाइनेंशियल एकोमोडेशन टू स्टेट एक्सीड इट्स एसडीएफ स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी एंड वेज एंड मीन्स लिमिट्स। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतना डेप्थ में कोई नहीं पूछता। ठीक है, अब अदर की डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू आरबीआई, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अभी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, नाम से पता चल रहा है क्रेडिट डिपॉजिट। ठीक है, मतलब जितना डिपॉजिट हो रहा है मनी कमर्शियल बैंक्स में, ठीक है, और जो क्या कहते हैं उसका क्रेडिट कौन देता है? क्रेडिट का मतलब क्या? लोन देना। ठीक है, ये जो लोन है कौन देता है? कमर्शियल बैंक ही देता है। और पैसा जमा किस में होता है? कमर्शियल बैंक्स में होता है ना। तो सीडी रेशियो इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज ऑफ लोन्स अ बैंक हैज इशूड रिलेटेड टू इट्स टोटल डिपॉजिट्स। ठीक है, मतलब आप भैया कस्टमर हो बैंक के, ठीक है, आपने अपना सेविंग जमा कर दिया बैंक के अंदर। अब ये सेविंग के ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है, ठीक है, बहुत कम मिलता है, लेकिन इसके ऊपर वो क्रेडिट भी देते हैं, किसको? और कस्टमरों को देते हैं अपने, जिनको लोन चाहिए होता है। अब इनसे ये हायर इंटरेस्ट रेट पे ये इनको पैसा देते हैं। ठीक है, अब ये इनको पैसा देते हैं हायर इंटरेस्ट रेट पे, किससे देते हैं? जो ये सेविंग जमा हुआ इसी से देते हैं क्रेडिट वो। तो इसने क्या बोला कि भैया ये न्यूज बनी कैसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कंसर्न उठाया है ओवर बैंक्स हाई सीडी रेशियो एंड आस्क्ड देम टू रिड्यूस इट। मतलब भाई जितना उनके पैसा नहीं है उनके पास, जितना उनका पास सेविंग में पैसा नहीं आया, उससे ज़्यादा तो उन्होंने लोन दे दिया, उससे ज़्यादा तो उन्होंने क्रेडिट दे दिया। दैट मीन्स कि वो डिफॉल्ट कर सकते हैं ऐसे बैंक। भाई हमारा पैसा जमा है, ठीक है, मतलब तुम्हारा और मेरा पैसा जमा है, तो हम तो अपना पैसा निकालेंगे ना कभी एक टाइम के बाद। और एक टाइम के बाद अगर निकालने चले फिर देखा तो बैंक करप्ट हो चुकी है, बैंक के पास तो पैसा ही नहीं है। क्यों? जिन्होंने लोन दिया था जिसको, वो डिफॉल्ट कर चुका है, वो अपना लोन वापस नहीं कर रहा, ये तो एनपीए बन गया। जब ये एनपीए बन गया तो हमारा पैसा तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सेविंग वाले पैसा से तो इन्होंने लोन दे दिया था इसको, तो पैसा नहीं मिलेगा तो भाई हमारी क्या गलती थी? हमने तो पैसा जमा करा था ना अपना, हमें तो अपना पैसा चाहिए। तो इसलिए बोला है, ये कंसर्न उठाया है आरबीआई ने। ठीक है दोस्तों, अब
अगर ये आपको आवाज़ पसंद आई है तो बताना, ठीक है। मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि थोड़ा ऐसे ऐसे छोटी छोटी बच्चों वाली हरकतों करके आपको समझा दिया जाए, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, सीडी रेशियो पिक्ड एट 78.8%। दैट मीन्स कि जो ये रेशियो है ना, ठीक है, ये ऊपर क्रेडिट आएगा और नीचे का क्या आएगा, डिपॉजिट आएगा, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ना, डिपॉजिट टू क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, ये जो है ना कितना हो गया है, 78.8% हो गया है ना। और ये हाईएस्ट है सिंस 2005, ठीक है। और देखा गया है कि भैया ओवर 75% जो बैंक्स है ना, उनका अबव 75% सीडी रेशियो है, ठीक है। दैट मीन्स कि भैया जो डिपॉजिट है उसका जो रेशियो है इनका बढ़ गया है, ठीक है, 78.8% बढ़ गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, ये डाटा ध्यान रखना। प्लस ये आपको क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या रीजन है हाई कंसर्न्स के, ये मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अब इम्पैक्ट क्या होगा हाई सीडी रेशियो का, तो प्रेशर बनेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर, ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क बनेगा, क्रेडिट रिस्क बनेगा, ये भी समझा चुका हूँ मैं आपको। अब आगे बढ़ते हैं फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ठीक है। फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन निकालता है ये पता होना चाहिए। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है, ठीक है। और एक बात और, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को, ठीक है। अब तो ये इंडेक्स है कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स, इसके अंदर वो डिटेल्स देते हैं बैंकिंग की, इन्वेस्टमेंट की, इंश्योरेंस की, पोस्टल की, एज वेल एज पेंशन सेक्टर की, ठीक है। सबके ऊपर ये इंडेक्स निकालते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का। और ये कैप्चर करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री के अंदर निकालते हैं। और इनके अंदर वैल्यू इंडेक्स भी होता है 0 to 100, और 0 होता है कंप्लीट एक्सक्लूजन और 100 होता है फुल इंक्लूजन, ठीक है। मतलब 100 हो गया तो दैट मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन उनका बहुत अच्छा सिस्टम है, फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना किसी बैंक का। इट इंक्लूड्स 3 ब्रॉड पैरामीटर्स, एक्सेस का 35% है, यूसेज का 45% है, और क्वालिटी का 20% है, ठीक है। इट इज पब्लिश एनुअली इन जुलाई, ठीक है, जुलाई में पब्लिश होता है। इससे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना आपको, ठीक है। बस ये ध्यान रखना सिंगल वैल्यू इंडेक्स होता है 0 to 100, ठीक है। इसके अंदर 0 पे कंप्लीट एक्सक्लूजन होता है, 100 पे फुल इंक्लूजन होता है। और इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर लेते हैं ये, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कौन निकालता है, तो आरबीआई निकालता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। दोस्तों, रिजर्व बैंक का इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम भी समझ लो, ठीक है। तो आपका ऑम्बड्समैन ये इस वर्ड का ध्यान रखना है ऑम्बड्समैन का, और इसका काम क्या होता है, ठीक है। यूपीएससी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगी आपसे, मैं भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो आरबीआई ने रिलीज किया है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ऑम्बड्समैन स्कीम, ठीक है। ये फर्स्ट स्टैंड अलोन रिपोर्ट है, ठीक है, अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब ये स्कीम क्या है, ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन मतलब यूपीएससी ने पूछा क्या था। देखो, ये 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 2010 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर उन्होंने ये पूछा है विद रेफरेंस टू इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन इन इंडिया विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है आपसे, मतलब इसका मतलब क्या है कि इसमें 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, तो इसमें से 3 तो करेक्ट है और एक रॉन्ग है, तो आपको रॉन्ग वाला निकाल के देना है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, अभी हमने पढ़ा, तो उसका मतलब अपॉइंट तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता होगा। देखते हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन कंसीडर कंप्लेंट्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैविंग अकाउंट्स इन इंडिया, ठीक है, कैन लिखा हुआ है, मतलब कर सकता है, ठीक है, उनके कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकता है जो एनआरआई है, जिनका अकाउंट्स है इंडिया के अंदर, ठीक है। सी ऑप्शन है हमारा, द ऑर्डर्स पास बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन आर फाइनल बाइंडिंग ऑन द पार्टीज कंसर्न, ठीक है। जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, फिर ये जो वर्डिक्ट देगा ओम्बड्समैन, ये फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, और ठीक है, बाइंडिंग होगा कंसर्न पार्टीज के ऊपर, ठीक है। फोर्थ क्या है ऑप्शन, द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज फ्री ऑफ एनी फी, ठीक है। जो ये सर्विस है ना ओम्बड्समैन वाली, ये जो है ना फ्री है और कोई फीस नहीं लगती इसके अंदर। अब देखते हैं, ठीक है, हमारे पीटी 65 में क्या दे रखा है और क्या उसकी नॉलेज से ये क्वेश्चन ठीक हम करेक्ट कर पाते नहीं कर पाते, ठीक है। अभी इसको पढ़ेंगे हम। तो रिजर्व बैंक निकालता है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, ठीक है, ये बात सही है। अब देखो, इसके अंदर क्या देखना है, ये लॉन्च इन 2021 इज अ पार्ट ऑफ अल्टरनेट ग्रीवेंस रिड्रेस एजीआर फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, ठीक है, रिजॉल्विंग कस्टमर ग्रीवेंसेस इन रिलेशन टू सर्विस, ठीक है। जब कस्टमर ग्रीवेंसेस वगैरह देखते हैं, फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934 एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट
2007, मतलब 3 स्कीम इसमें घुस गई है। ठीक है, 3 एक्ट आ गए इसके अंदर। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन भी, आरबीआई एक्ट भी, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट भी। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड करना फ्री कॉस्ट फ्री रिड्रेस ऑफ द कस्टमर कंप्लेंट। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा फोर्थ वाला स्टेटमेंट जो था वो सही था। ठीक है, कि भैया फ्री फ्री है ना, कोई फीस नहीं लग रहा। ठीक है, चलो कवरेज क्या है, मतलब कौन कौन आएगा इसके अंदर, ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर, मतलब किस किस का कंप्लेंट ले सकते हैं ओम्बड्समैन। तो रीजनल रूरल बैंक्स का भी ले सकता है। ठीक है, शेड्यूल प्राइमरी कार्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का भी ले सकता है, नॉन शेड्यूल प्राइमरी बैंक्स का भी ले सकता है, कोऑपरेटिव बैंक्स का भी ले सकता है। इनका जो डिपॉजिट है वो 50 करोड़ या उससे अबव हो। ठीक है, एनबीएफसी का ले सकता है, ऑल पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज का भी ले सकता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा ओम्बड्समैन का। ठीक है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑप्शन था ना, बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है कि आरबीआई अपॉइंट करता है, दैट मींस ये भी सही है। आरबीआई में अपॉइंट वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसर एज ओम्बड्समैन एंड डिप्टी ओम्बड्समैन फॉर टेन्योर नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स एट अ टाइम। दैट मींस अब इसमें से देखो आप क्या क्या ठीक कर सकते हो, कि ये तो ठीक है हमारा। ठीक है, ये आरबीआई अपॉइंट करता है, ये भी ठीक है, फ्री है। ठीक है, अब बचा क्या, बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन कंसीडर कंप्लेंट फ्रॉम एनआरआई। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कैन लिखा हुआ है तो कर तो सकता ही है, मतलब ये भी हमारा सही है, उसका अकाउंट भी हमारा, तो कर तो सकता ही है, मतलब ये बाइंडिंग और फाइनल वाला रॉन्ग है। ठीक है, और यही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, कोई नॉट करेक्ट पूछा था। अब देखते हैं और भी क्या है इसके अंदर, है ना। अब हैंडलिंग ऑफ कंप्लेंट्स, रिड्रेस एग्जीक्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स प्रेजेंटली हेडेड बाय 24 ऑफिसेस। ठीक है, ये ठीक है, दैट मींस का सी आना आंसर होगा कि भैया फाइनल नहीं होता। ठीक है, बाइंडिंग नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओमनिबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइजिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। अब देखो इसके अंदर ना आपको बस अभी के लिए बोलूंगा मैं कि भैया सेल्फ रेगुलेटिंग या फिर सेल्फ ये रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। ठीक है, हम ये किसको बोलेंगे, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप बस इतना पता होना चाहिए आपको, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी है एनएसआरओ सेल बी सेटअप एज अ नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, इट शुड हैव educate net worth, sufficiently diversified shareholding and must represent the sector। मतलब किसी सेक्टर को वो रिप्रेजेंट करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डर होना चाहिए, उसका डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डर होना चाहिए, अच्छा खासा उसका नेटवर्थ होना चाहिए, उसको हम एसआरओ का रिकॉग्निशन दे सकते हैं। अभी के लिए आपको इतना ही पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके ना आपको मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है ना, अभी आगे आगे दूंगा इसके एग्जांपल एसआरओ के। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के। यूनिवर्सल बैंक्स, अब देखो दोस्तों, ये यूनिवर्सल बैंक किसे बोलेंगे, यूनिवर्सल का नाम पता चल रहा होगा, यूनिवर्सल है कुछ। तो आरबीआई सेट्स करता है लिक्विडिटी को, ठीक है, फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को टू ट्रांजिट इनटू यूनिवर्सल बैंकिंग अंडर ऑन टैप लाइसेंसिंग। ठीक है जी, दैट मीन्स कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, ठीक है, उनको एलिजिबिलिटी देता है कि भैया इस एलिजिबिलिटी पे ना आप एक यूनिवर्सल बैंक करा सकते हो। तो यूनिवर्सल बैंक्स होते क्या है, तो आर बैंक्स दैट ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है जी, फाइनेंशियल सर्विस देते हैं, ठीक है, डिपॉजिट क्रेडिट वाला एंड बियॉन्ड कमर्शियल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सच एज इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी देते हैं। ठीक है जी, इंश्योरेंस भी करते हैं। अंटिल नाउ small finance banks were allowed to primarily undertake basic banking activities of acceptance of deposit, lending to unserved and undeserved sections। ठीक है, ठीक है, अंडरसर्व्ड सेक्शंस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि हमने ना स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या क्या दे रखा था, हमने दे रखा था उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज बैंकिंग की, कि वो कर सकते हैं क्या क्या, कि वो डिपॉजिट ले सकते हैं प्लस क्रेडिट दे सकते हैं। इन क्रेडिट किसको देंगे, क्रेडिट देंगे अनसर्व और अंडर सर्व्ड सेक्शंस को। ठीक है, मतलब मार्जिन लोगों की बात कर रहा है। ठीक है, ये ऑन टेप लाइसेंसिंग क्या होता है, इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2016 फॉर अलाउइंग बैंक्स टू अप्लाई फॉर बैंकिंग लाइसेंस विद द आरबीआई थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ऑन टेप लाइसेंसिंग होता है कि भैया इसके अंदर जो है ना आरबीआई किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को ना बैंकिंग लाइसेंस दे सकता है। ठीक है, बैंकिंग लाइसेंस का मतलब कि वो एक कमर्शियल बैंक की तरह काम कर सकता है। ठीक है, उसका बैंकिंग लाइसेंस दे सकता है कि भैया हमारे पास लाइसेंस है, आप बैंकिंग की फैसिलिटीज दे सकते हो, है ना। ठीक है, ठीक है, अब एलिजिबिलिटी देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक की टू ट्रांजिशन इनटू यूनिवर्सल बैंक, कि भैया कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना यूनिवर्सल बैंक कहला सकते हैं।
तो नेटवर्थ उनका होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए 1000 करोड़ का, ठीक है, नेटवर्थ है ये। स्टेटस क्या होना चाहिए, एसएफबी मस्ट बी स्केड्यूल बैंक होना चाहिए विद सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल तक का ना सेटिस्फैक्ट्री, मतलब आरबीआई को ऐसा लगेगा कि भाई 5 साल तक ना इनका जो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है, उनका रिकॉर्ड जो है परफॉर्मेंस का बहुत बेहतरीन रहा है पिछले 5 सालों में, ठीक है। और वो एक स्केड्यूल कमर्शियल बैंक होना चाहिए, स्केड्यूल बैंक होना चाहिए, नॉट कमर्शियल, स्केड्यूल बैंक होना चाहिए, और उनका नेटवर्थ 1000 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। और इनकी फाइनेंशियल हेल्थ वगैरह भी देखेगा आरबीआई, ये सब वगैरह देखेगा, ठीक है। तो ऐसे में आरबीआई ये सब चीजें देखकर उसको क्या बोल सकता है, यूनिवर्सल बैंक बोल सकता है, यूनिवर्सल बैंक का जो है स्टेटस दे सकता है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जान लो, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, उस पर क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जेनेसिस है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, बजट 2014 में आया था, ठीक है, 2014-15 में फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होता है इसका, ये एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ये, और कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं, मतलब रजिस्टर्ड होंगे। लाइसेंस जो मिलेगा इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू मिलेगा, विद नो रेस्ट्रिक्शन ऑन वेयर टू ऑपरेट, कहाँ कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए स्टार्टिंग में, 200 करोड़ पे चाहिए, है ना, एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़कर 200 करोड़ का तो चाहिए कैपिटल रिक्वायरमेंट। अच्छा, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट क्या होता है ये मैंने आपको बताया था पीएसएल के अंदर, ठीक है भैया, 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो है वो किसको देगा, प्रायोरिटी सेक्टर को देगा, ठीक है, कौन, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, देखो दोस्तों, इस पे ना यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे, ठीक है, 2021 में। अभी इसको ना पहले पढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे वापस, ठीक है, चलो। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में ये न्यूज में क्यों आया, तो आरबीआई ने ना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला है टू स्टॉप प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भैया आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड ना इतना बनाना बंद करो, ठीक है, जो ये बनाते हो ना आप डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इसे बनाना बंद करो, ठीक। अब ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड होता क्या है, ठीक है। तो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड आर सेटअप बाय द यूसीबीज, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, थ्रू appropriation of profits to pay dividend future years when profits are insufficient or bank where bank has posted a net loss, ठीक है। तो ये फंड बनाती है को डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्यों बनाती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो ये उन प्रॉफिट से बनाती है, ठीक है, जिनका जो डिविडेंड्स है ना फ्यूचर ईयर्स में देना है, ठीक है, ठीक है, जो डिविडेंड्स हमें फ्यूचर ईयर्स में देना है उन्हीं डिविडेंड का इस्तेमाल करके ये फंड बनाया जाता है, ठीक है। और ये फंड का इस्तेमाल कब होता है, जब ये प्रॉफिट जो है ना इनसफिशिएंट होता है जिस साल, ठीक है, वेयर बैंक हैज पोस्टेड अ नेट लॉस, जहां पर बैंक को लॉस होता है उस टाइम पे, तब ये उस टाइम ये इस फंड का इस्तेमाल करेंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का, ठीक है। However, current rules distinctly prohibit making such payments from previously accumulated profit or reserves, ठीक है। तो ये जो है मना करते हैं, मतलब कुछ जो प्रोविजन है हमारे पास समय बैंकिंग से रिलेटेड, वो मना करते हैं कि आप इस तरीके का फंड नहीं बना सकते जो प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के ऊपर बना रहे हो आप फंड, ठीक है, जो रिजर्व्स हैं हमारे, ठीक है। एज अ वन टाइम मेजर आरबीआई आल्सो परमिटेड यूसीबीज टू ट्रांसफर मनी इन द डीएफ टू जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व टू प्रोवाइड बेटर ट्रीटमेंट ऑफ दिस बैलेंसेस फॉर द रेगुलेटरी कैपिटल पर्पसेस, ठीक है। तो आरबीआई ने बोला है कि भैया आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आप एक काम कर सकते हो, जो आप ये पैसा जो है ना जो डीएफ में वगैरह में डालते हो ना मनी इन द डीएफ, आप इसे काम करो जनरल रिजर्व्स में डाल दो, ठीक है, फ्री रिजर्व्स में डाल दो, ताकि इनका ट्रीटमेंट जो है ना आराम से हो सके रेगुलेटरी कैपिटल पर्पसेस के लिए, ठीक है, ताकि इसके ऊपर देखो आरबीआई की निगरानी भी आ जाएगी ना, ठीक है, जब ये जनरल रिजर्व्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। चलो, अबाउट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ये जान लो, ये इंपॉर्टेंट है और सी के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो ये रजिस्टर्ड हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, ठीक है, अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है, और दी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, ठीक है। एक और एक्ट है मल्टी स्टेट, ठीक है, मतलब ये एक दो स्टेट के अंदर अंदर होगा, या दो स्टेट के अंदर भी होगा, ठीक है, या 3 स्टेट के अंदर भी हो सकता है, मतलब मोर देन 2 स्टेट्स के अंदर भी हो सकता है अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के अंदर, ठीक है। तो इनका ना डुअल रेगुलेशन होता है, ठीक है, दैट मीन्स का आरबीआई भी करती है और स्टेट सेंट्रल रजिस्टर भी करता है, ठीक है। आरबीआई रेगुलेट करता है एंड सुपरवाइज करता है बैंकिंग फंक्शन अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू, ठीक है, किसको, यूसीबीएस को। और स्टेट और सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है सुपरवाइज करते हैं इसके मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर मैटर्स को, ठीक है, यूसीबीएस के। ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं,
ठीक है। लेंडिंग लेंडिंग किसको करेंगे, तो इनको ना प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के अंदर 75% ऐड कर दिया गया है, ठीक है। मतलब ये 75% जो पैसा है लेंडिंग का किसको देंगे, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में देंगे, ठीक है, पीएसएल में देंगे, है ना। अच्छा एक बात और, आरबीआई ने ना यूसीबीज को 4 टीयर्स में बांटा है, ठीक है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। अब ये जो अमाउंट है ना ये एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। इतना यूपीएससी पूछेगी नहीं डेप में, अगर पूछेगी भी तो स्टेटमेंट गलत ही देती है, तो एक बार आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। अब इनिशिएटिव टेकन टू स्ट्रेंथन यूसीबीज, यूसीबीज को जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए क्या गया, इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर 2020 में इसमें ये जो है ना, ये जो एक्ट लाया गया, ठीक है, इसके अंदर मतलब जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, इसके अंदर आरबीआई को पावर दिया गया है कि वो सुपरसीड कर सकते हैं बोर्ड्स ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स को, ठीक है। मतलब आरबीआई के पास इतनी पावर है कि जो वो जैसा चाहे किसको यूसीबीज को रेगुलेट कर सकते हैं। इवन यूसीबीज के जो बोर्ड मेंबर होते हैं ना, बोर्ड मेंबर, ठीक है, जो उनके मालिक वगैरह होते हैं बोर्ड मेंबर, इवन उनकी भी नहीं चलेगी, उनके ऊपर भी जो है ना सुपरसीड कर सकता है, उनके डिसीजन के ऊपर सुपरसीड कर सकता है कौन, आरबीआई, ठीक है। आरबीआई का ये पावर दिया गया है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर, ठीक है। चलो, इट ब्रॉड मैनेजमेंट गवर्नेंस एंड बाइंडिंग अप एक्सेट्रा अंडर द आरबीआई प्रव्यू। इतनी पावर दे दी गई है आरबीआई को कि वो ये सब कर सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक के साथ, ठीक है। चलो, और एक बात और दोस्तों, ठीक है, ये NUCFDC क्या है, ये नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द यूसीबीज। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, मतलब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के अंदर सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है किसका, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, ठीक है, ये NUCFDC, ठीक है। तो ये रजिस्टर्ड है विद आरबीआई, है ना, एज अ टाइप सेकंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर, ठीक है, टाइप सेकंड एनबीएफसी से ये, ठीक है। और एक बात और मैंने आपको बताया था ना, एसआरओ बता दूंगा, एसआरओ बताऊंगा मैं, एसआरओ क्या होता है, ठीक है। तो एसआरओ जो है ना, इट विल ऑपरेट एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेक्टर, ठीक है। तो ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ना NUCFDC, ये एसआरओ है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है इस सेक्टर का। जेट में समझ में आ गया बात आपको। अब देखो इसके फंक्शंस देखो, तो फंक्शन कैसे कैसे होंगे, लिक्विडिटी एंड कैपिटल सपोर्ट करेगा, ये रेगुलेटरी कंप्लायंस दिखेगा, ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वगैरह सब दिखाएगा, मतलब ये हेल्प करेगा यूसीबीज को टू एक्सपेंड सर्विस एट लोअर कॉस्ट, ठीक है। इसका काम समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, देखो दोस्तों मैंने ना जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं डेप्थ में समझाऊंगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना वो मैं आपको ऊपर से समझाऊंगा, और यही बताऊंगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाएगी, ठीक है, ठीक है। तो सिर्फ आप हमारा उतना ही पढ़ना है, क्योंकि आप सब कुछ याद नहीं कर सकते, ठीक है। ब्रेन की कोई कैपेसिटी होती है याद करने की, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना होता है आपको, सब कुछ पढ़ोगे और याद रख पाओगे भी नहीं, ठीक है, तो फिर फायदा क्या पढ़ने का। तो सिर्फ वो पढ़ो ना जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, ठीक है, और जो एग्जाम में आता है, ठीक है, जो जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी। आप सब कुछ पढ़ने बैठ जाओगे तो सब कुछ तो पढ़ भी नहीं पाओगे और सब कुछ याद भी नहीं रख पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए फ्रेमवर्क जो है प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए यूज करा जा रहा है, ठीक है। क्यों यूज करा जा रहा है, देखो, आरबीआई इशूड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क फॉर प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अब ये कुछ डिफॉल्ट कर रहे होंगे प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। तो आरबीआई ने इनके खिलाफ, इनके लिए इशू करा है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, मतलब इसके अंदर जो है ना करेक्टिव, नाम से पता चल रहा है करेक्टिव एक्शन, मतलब कुछ आरबीआई ऐसा फंक्शन करेगी जिससे जो है ना जो भी इनके जो भी ये खराब खराब कर रहे थे काम उसको ठीक कर सके, ठीक है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन इसको इनको सुधारने के लिए लेगी पीसीएस, ठीक है, फ्रेमवर्क करेगी आरबीआई। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू टू एड्रेस द फाइनेंशियल हेल्थ, वही तो बता रहा हूँ पैसा वाला, ठीक है। पैसे का कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे ये, ठीक है, पैसे को संभाल नहीं पा रहे होंगे, ठीक है, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को कौन देखेगा, यूसीबीज को, ठीक है। एंड ग्रेटर प्रिसाइजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिसाइजन ये सब वगैरह देखेगा कौन, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंदर लेंगे, ठीक है। कौन लेगा, आरबीआई लेगा, ठीक है, इसी का ध्यान रखना। अब एक बात और दोस्तों, अब फाइनेंशियली अनसाउंड इल मैनेज यूसीबी कैन बी ब्राउट अंडर द पीसीए इफ इट ब्रीचेस रिस्क थ्रेशोल्ड। देखो रिस्क होता है ना, हर किसी का रिस्क होता है भैया, पैसा दे रहे हो तुम कहीं पे, ठीक है, मैनेजमेंट है पूरा, मनी कंट्रोल का मैनेजमेंट है, अगर ये बिगड़ाएगा, ठीक है, बिगड़ाएगा लिक्विडिटी बिगड़ाएगा किसी बैंक का, तो भैया आप रिस्क थ्रेशोल्ड को अगर तुम छेड़ रहे हो, ब्रीच कर रहे हो, तो आप प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर आ सकते हो, ठीक है। तो फाइनेंशियली अनसाउंड, ठीक है, फाइनेंशियली अनसाउंड मतलब ऐसा लग रहा है कि भैया उसका डेप्ट, उसका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो बढ़ गया है, ये इल मैनेज है, तो उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर उसको आरबीआई डाल सकती है, ठीक है।
लेकर आ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बस इतना ही वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 50 ईयर्स ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, और एनबीएफसी के बारे में। चलो, 50 ईयर्स ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, दैट मीन्स क्या, 50 ईयर्स किसके हो गए, ये पढ़ो। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो था सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, मतलब सेवा बैंक जो है ना, इसको जो है ये 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था, और उसने 50 साल कंप्लीट कर लिए अपने। ठीक है, और ये क्या है, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर आता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, सेवा बैंक, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ठीक है, अब ये माइक्रो फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए आपको कि माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट होता क्या है। तो ये ऑफर करता है फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक स्मॉल वैल्यू लोन्स टू मार्जिनलाइज्ड एंड पुअर इंडिविजुअल्स को वो लेक एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग। ठीक है, जो फॉर्मल बैंकिंग के थ्रू पैसा वैसा नहीं ले पाते, ठीक है, पुअर होते हैं, मार्जिनलाइज होते हैं, तो उनको ये माइक्रो क्रेडिट के अंदर ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज पैसा देंगे। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लेंगे, बिल्कुल ज़्यादा लेंगे। ठीक है, अब कोलेटरल फ्री लोन होता है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना, टू इंडिविजुअल बिलोंगिंग लो इनकम हाउस हैविंग एनुअल इनकम अप टू 3 लाख ट्रीटेड एज माइक्रो फाइनेंस लोन्स। ठीक है, ठीक है, तो भैया जितने भी हाउस होल्ड जिनका इनकम 3 लाख से कम है, 3 लाख तक है, तो वो माइक्रो फाइनेंस लोन ले सकते हैं। ठीक है, और उनको कोलेटर फ्री लोन मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कोलेटर फ्री का मतलब उनको कुछ जमा नहीं करना, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ भी। ठीक है, जब बैकग्राउंड क्या है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज कैसे ये आए, कैसे इंस्टीट्यूशन बना, कैसे, तो बैकग्राउंड ये है कि भैया नोबेल लिटरेट है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने फाउंडेशन किया है मॉडर्न एमएफआई का विद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश 1976। तो 1976 में भैया ये जो है ना मॉडर्न ये एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया है बांग्लादेश के अंदर, उसका नाम था ग्रामीण बैंक इन बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस ने। तो वहीं से ये बैकग्राउंड लिया गया है, फिर इंडिया ने भी लेकर आई। रेगुलेशन इंडिया का है, तो आरबीआई इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर एमएफआई ऑपरेटिंग इन कंट्री। इस चीज़ का ध्यान रखना कि भैया आरबीआई रेगुलेट करेगी माइक्रो फाइनेंस को भी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे, अच्छा, मेलेगाम कमेटी के बारे में पता होना चाहिए आपको। ये मेलेगाम कमेटी जो है रिकमेंड करती है फ्रेमवर्क फॉर टू रेगुलेट एनबीएफसीज एंड एमएफआई। ठीक है, अब इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। अब देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है आपसे, मुद्रा योजना के बारे में, मुद्रा लोन के बारे में। इसके अंदर शिशु, किशोर, तरुण ये सब होता है। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए, और ये स्टेटिक का पोर्शन भी है, आपको पढ़ते भी हो आप। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखा दूंगा। अच्छा, रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इनको ना एसआरओ का हमने रिकॉग्निशन भी दे दिया है। ठीक है, आप माइक्रो फाइनेंस अब एसआरओ का ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम नबार्ड, देखो नबार्ड ने ये बनाया है, नबार्ड के बारे में पढ़ाऊंगा आगे आपको कि नबार्ड जो है स्टेब्लिश हुआ था है ना, कब हुआ था, लेकिन नबार्ड ने 1992 के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप को ना बैंक के साथ लिंकेज कर दिया था। ठीक है, और देखो इसके ऊपर ना 2023 में प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आ चुका है, वहां पर नबार्ड की जगह उन्होंने डाल दिया था एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखो एक बात और, ये लाइन भी जो है ना, ये वाली लाइन भी, ये भी 2023 के प्रीलिम्स में आ चुका है, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, in an SSG, all members of group take responsibility of loan that an individual member takes। अगर एक कोई मेंबर ले लेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप में से लोन, तो सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस लोन को वापस करने का। ठीक है, चलो इसका ध्यान रखना। अब एक बात और, देखो ये देखो, एक 2023 में क्वेश्चन आया कि ऑल बैंक्स टू माइक्रो फाइनेंस, ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, और तो मैं आपको ये दिखा रहा था ना, कहाँ गए, ये रहा। ठीक है, तो मैं ये दिखा रहा था आपको कि भैया कि ये ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोन, ये 2023 की प्रीलिम्स में आ चुका है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अब एनबीएफसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एनबीएफसी आपको पता चाहिए, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। ठीक है, नॉन बैंकिंग, ठीक है, मतलब ये बैंक नहीं होते, नॉन बैंकिंग होते हैं। इट इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 ही बोल सकते हो, क्योंकि 2013 में अमेंडमेंट आया था। एंगेज इन द लैंडिंग एक्टिविटीज, ठीक है, लैंडिंग एक्टिविटीज करेंगे ये। ठीक है, कौन, एनबीएफसी लैंडिंग एक्टिविटीज, लोन वगैरह देने का काम करेंगे। रेगुलेशन कौन करता है, तो ये इसका ध्यान रखना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेगुलेट कैसे करेंगे एनबीएफसी को, तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है रेगुलेट करेगा जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। ठीक है, जितने भी हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड एनबीएफसी है उनको करेगा नेशनल हाउसिंग बैंक।
सेबी रेगुलेट करेगा मर्चेंट बैंकर्स को, वेंचर कैपिटल फंड को, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंजेस को, ये सबको। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। ये देखो IRDA है, ठीक है, IRDA करेगा इंश्योरेंस कंपनीज को। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करेंगे चीट फंड कंपनीज को। चीट फंड मतलब जो छोटा छोटा पैसा फंड जो है इकट्ठा करके उनको कहते हैं कि भैया आपको हम हाई हाई अच्छा पैसा देंगे एक टाइम के बाद, ठीक है, लाइक फिक्स्ड, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, ठीक है, लाइक। तो चीट फंड कंपनीज को रेगुलेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है निधि कंपनीज को रेगुलेट करेंगे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है और इसका ध्यान रखना, ठीक है, यूपीएससी स्टेटमेंट चेंज कर देती है, ठीक है। ईपीवाई को देख लिया हमने। तो डिफरेंस क्या है बैंक्स के अंदर और एनबीएफसी में, ठीक है। तो एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये इंपॉर्टेंट है। डिमांड डिपॉजिट मतलब डिमांड ये डिपॉजिट नहीं कर सकते, तो नॉन बैंकिंग है ये। एंड डू नॉट फॉर्म एनी पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन इटसेल्फ, मतलब चेक भी इशू नहीं कर सकते ये अपने बिहाफ के ऊपर, ठीक है। और किसी पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर ये पार्ट नहीं ले सकते, इसका ध्यान रखना। द डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी मतलब जो 5 लाख तक की गारंटी मिलती है ना शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर, वो ये कवर नहीं करता, एनबीएफसी के अंदर कवर नहीं होता, ठीक है। अगर तुमने पैसा जमा कर दिया ना एनबीएफसी में तो आपको DICGC जो है गारंटी नहीं देगी आपके पैसे की, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। लेकिन अगर आप कमर्शियल बैंक के अंदर जमा करते हो पैसा, ओल्ड कमर्शियल बैंक के अंदर, तो DICGC ना कवर करता है जितने भी कमर्शियल बैंक है इंक्लूडिंग ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक्स फंक्शनिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। अगर उनके अंदर आपका 5 लाख रुपए जमा है ना किसी में अपने अकाउंट के अंदर, तो उसकी गारंटी अगर बैंक जो है बैंकरप्ट भी हो गया ना तो आपको 5 लाख रुपए वापसी मिलेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, हाँ, तो ये SBR फ्रेमवर्क फॉर द NBFC, ठीक है। ये SBR फ्रेमवर्क क्या है, स्केल बेस्ड रेगुलेशन, ठीक है। तो ये जो है ना फ्रेमवर्क वगैरह ये जो है कि भाई कितने टाइप के NBFC वगैरह होते हैं, तो ये आप एक बार पढ़ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझना सिर्फ ये कितने टाइप के हैं, 1 2 3 4, ठीक है। चलो, इसके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको हाईलाइट करके दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, NBFC P2P लैंडिंग रेगुलेशन। अब ये क्या है, P2P लैंडिंग होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंडिविजुअल लैंडिंग, बोरोइंग मनी डायरेक्टली थ्रू दी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, ठीक है। बैंक्स वगैरह मतलब इसके अंदर आएंगे नहीं, डायरेक्ट P2P लैंडिंग होगी। P2P मतलब पर्सन टू पर्सन लैंडिंग होगी, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल लैंडिंग होगी, ठीक है। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से करा जाएगा, ठीक है, जैसे बैंक वगैरह नहीं आएंगे, बस इतना पता होना चाहिए इसके बारे में बस। अब NPA पढ़ेंगे इससे आगे। अब देखो दोस्तों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। अभी कितने टाइप के होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, किसे कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये स्टैटिक का पोर्शन है आपका, ठीक है। जब आप बैंकिंग वगैरह पढ़ते हो ना इकोनॉमी के अंदर, तो उसके अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा रखा है। नहीं पढ़ा है ना तो आपको पढ़ना चाहिए, और मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, ठीक है, इकोनॉमिक की फ्री सीरीज के अंदर, क्योंकि रीजन सीरीज के अंदर। और अभी जितना इंपॉर्टेंट है वो सब कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में पता है ना, ठीक है, कौन निकालती है, ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एनपीए क्या होता है पहले आप ये जान लो। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ लोन और एडवांस डेट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। तो एनपीए आप किसे कहोगे, भाई आपने लोन दिया, किसी बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है, और उसने वो लोन का पैसा वापस नहीं किया 90 डेज तक, जब उसका टाइम आया पैसा वापसी करने का, 90 डेज तक वापस नहीं करा, तो वो जो है क्या कहलाएगा, एनपीए कहलाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाएगा, कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया वो, ठीक है। चलो, तो gross non-performing assets refers to the sum of all loans assets that are classified NPAs, ठीक है। तो ग्रोस में कौन आगे सम कर दो, जितना भी एनपीए है 90 डेज तक वापस नहीं आया है, ठीक है, तो वो सबका सम कर दोगे तो वो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाएगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या होती है, एफएसडीसी वाज सेटअप एज एपेक्स लेवल फोरम इन 2010, ठीक है, ये 2010 में बना है। और इसका जो चेयरमैन होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। कि एफएसडीसी एक डेवलपमेंट काउंसिल है, एपेक्स फोरम है जो 2010 में बनी है। इसका काम होता है स्ट्रेंथन और स्टेबलाइज करना द मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एनहांसिंग इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोटिंग फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए है ये एफएसडीसी, और इसका चेयरमैन होता है फाइनेंस मिनिस्टर, बस इतना ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं कंपोजिशन मेंबर्स, ये देख लेना आप। अब एक बात और देखो, 2023 में ना आपसे सारफेसी एक्ट के बारे में पूछा गया है, देखो ये रहा इनविट्स के बारे में, ठीक है, ये सारफेसी एक्ट के अंदर आते ही नहीं आते, ठीक है। तो आपको पता है क्या पता होना चाहिए कि ये पहला ऑप्शन गलत है इसका, बस
अगर पहले ऑप्शन के अगर ऐसे गलत करते हो ना, आपका आंसर आ जाता है इसका बहुत ईजी तरीके से। तो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, देखो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बनाती है, ठीक है। डायरेक्ट सरफेसी एक्ट नहीं पूछा आपसे, आपसे बोल दिया कि भैया इन्वेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल कंपनी, मतलब इसके अंदर आते ही नहीं आते इन्वेट्स, बस इतना बोला, ठीक है। तो पता होना चाहिए सरफेसी एक्ट किसके रिलेटेड में है, ठीक है। चलो अब इसको पढ़ते हैं। देखो स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस एनपीए, तो हमने सरफेसी एक्ट हमने बनाया, ठीक है, 2002 में, जो अलाउ करता है क्रेडिटर टू टेक पोसेशन ऑफ कोलेटरल अपॉन डिफॉल्ट इन अ पेमेंट, ठीक है। जो भी है सरफेसी एक्ट आया किस लिए था, आपको ये बताना चाहिए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहा था हमारा, तो हमने इसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या बनाया कि भैया हमने एक सरफेसी एक्ट लेकर आए जिसके अंदर हम क्रिएटर्स और जो लेंडर होता है उनको लेकर आएंगे, और इनके बीच में जो भी है जो इन पे बढ़ रहा है उसको जो है सॉल्यूशन लाएंगे उसका, ठीक है। अब मैं आपको आपको जो है ना ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, अभी ब्रॉडर तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बस रिवाइज करवा रहा हूँ, इसके अंदर डीप में नहीं जा रहा, डीप में तो मैं जाऊंगा क्लासेस के अंदर, ठीक है। चलो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ये लाया गया जब ये 2002 वाला काम नहीं करा, ठीक है। तो ये आईबी ये आईबीसी लेके आया 2016 में, ठीक है। अभी इसको ये बीजेपी गवर्नमेंट लेकर आई थी, ठीक है। फॉर रिओर्गनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स, बस वही है जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को कॉर्पोरेट को इनको सॉल्व करना इनका काम होता है आईबीसी का, ठीक है। फिर आईबीसी के अंदर ही ये लाया गया नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इसके बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, ठीक है। ये रिजोल्व करेगा स्टेज एसेट अब 500 करोड़। फिर प्रभा पोर्टल भी जो है, एक बात और दोस्तों, यूपीएससी क्वेश्चन क्या बनाएगी, वो पूछ लेगी ये किससे रिलेटेड है, तो ये एनबीए से रिलेटेड है, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये इनके लिए ही लाए गए हैं कि इनको कम करना है हमें, ठीक है। तो प्रभा पोर्टल है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन ऑथराइजेशन, है ना, इसका काम होता है सिक्योर एंड सेंट्रलाइज वेब बेस्ड पोर्टल टू सीक ऑथराइजेशन लाइसेंस रेगुलेटरी अप्रूवल, ठीक है। ये सब एनपी कम करने के लिए लाया गया है, ठीक है। बस आपको ना बस इसके अंदर इतना ही पढ़ना था। और एक बात और, बेड बैंक पढ़ लेना, बेड बैंक क्या होता है, एसेट मोनेटाइजेशन कंपनी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है स्टेटिक्स से सही से, ठीक है, ठीक है। चलो अब एक बात और दोस्तों, को लेंडिंग क्या होती है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बोला है कि कमेटी बनाओ टू टेकल को लेंडिंग इशूज। को लेंडिंग क्या होता है, इट इज अरेंजमेंट वेयर मल्टीपल लेंडर्स पार्टनर टू प्रोवाइड लोन्स टू बोरोवर्स, मतलब बहुत सारे पार्टनर्स आ जाएंगे, ठीक है, पैसा इकट्ठा करेंगे और बोरोवर को लोन देंगे, ठीक है, दैट इज को लेंडिंग, ठीक है। बस अब आगे क्या है, देखो banks are not allowed to enter into co-lending arrangement with an NBFC belonging to the promoter group, ठीक है। जो NBFC प्रमोटर ग्रुप के अंदर, ठीक है, बिलोंग करते हैं, तो बैंक को अलाउ नहीं है ऐसे को लेंडिंग अरेंजमेंट के अंदर एंटर करने का, बस, ठीक है। अभी विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होते हैं, तो विलफुल डिफॉल्टर्स हो गए भैया जो जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं, विलफुल डिफॉल्ट, ठीक है, मतलब जिनका जो पैसा है अमाउंट जो है वो 25 लाख से ऊपर है या 25 लाख है, ठीक है, तो ऐसे वाले को विलफुल डिफॉल्ट बोलते हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स विलफुल डिफॉल्ट विद आउटस्टैंडिंग अमाउंट 25 लाख एंड अबव, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो 25 लाख से ऊपर का वाला पैसा वापस नहीं कर रहे बैंक्स को, ठीक है, तो ऐसे वाले क्या कहलाएंगे, विलफुल डिफॉल्टर्स कहलाएंगे। अब तो इसके अंदर विलफुल डिफॉल्टर्स के अंदर बारे में आपको बस इतनी ही बात पता होनी चाहिए, और मुझे इसके अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं, अगर इंपॉर्टेंट है तो लार्ज डिफॉल्टर एक बार पढ़ लेना, लेकिन लार्ज डिफॉल्टर कौन होगा, ठीक है, और इसके ये पढ़ लेना, ये जो प्रोविजन बता रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन क्या है, लेंडर्स हैव टू एस्टेब्लिश आइडेंटिफिकेशन कमेटी टू एग्जामिन एविडेंस ऑफ विलफुल डिफॉल्ट, ठीक है। भैया आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि भैया एविडेंस कैसे निकालें कि वो विलफुल डिफॉल्ट करा है नहीं करा उसने, ठीक है। इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट दोस्तों देखो ये ज़्यादा ना प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैंने जो आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ ना, ये एक बार पढ़ लेना आपसे, ठीक है। ये फैक्चुअल है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और याद करने वाली चीज़ें हैं, ये समझने वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है, तो इसे एक बार पढ़ लेना। हम आईबीसी के ऊपर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों ये मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ, ये लाया गया था एनपीओ को कम करने के लिए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम करने के लिए जो बढ़ गए हैं हमारे इकोनॉमी के लिए, ठीक है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ गए हैं उनको कम करने के लिए, ठीक है। तो ये ना जो लॉ लाया गया ना, पहले बहुत ज़्यादा जो फ्रेमवर्क था ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया गया, और इसको ये सिंगल लॉ में कहता है, जितने भी ये जो डिफॉल्टर्स होते हैं ना, जो पैसा वापसी नहीं करते कंपनी वगैरह, ठीक है, जैसे विजय माल्या का नाम सुनते हो, तो ये ऐसे व्यक्ति को
एक उनके लिए एक सिंगल लॉ लिया जाता है। ठीक है, सिंगल लॉ के अंदर ये जो है फ्रेमवर्क ऑफ सिंगल लॉ में लिया आता है। ठीक है, ये वाला एक्ट। अब एक बात हो, इसके अंदर जो प्रोविजन है ना, ये आपको याद रहना चाहिए। जैसे इंसॉल्वेंट क्या होता है, एक इंसॉल्वेंट किसे कहोगे आप, इंसॉल्वेंसी, और बैंकरप्ट किसे कहोगे। तो बैंकरप्ट तो उसे कहोगे, ठीक है, जो उसको कोर्ट या ट्राइब्यूनल डिक्लेयर कर देगा ये बैंकरप्ट हो गया, एक इंडिविजुअल या बिजनेस वाला व्यक्ति है, ये बिजनेस जो है ना लीगली अनेबल टू पे देयर डेट्स। ठीक है, तो जो भी बिजनेसमैन है या इंडिविजुअल है, ये कंपनी है, अगर उसको ट्राइब्यूनल या कोर्ट ये बोल दे कि ये बैंकरप्ट हो गया है, तो वो बैंकरप्सी के अंदर आएगा। या फिर कोई इंडिविजुअल या एंटिटी है ना अनेबल टू पे इट्स डेट्स, है ना, और वो खुद से बोल दे कि मैं भैया मैं दिवालिया हो चुका हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं लोन का अमाउंट वापसी कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, मेरी कंपनी लॉस में आ गई है और मेरे जो लाइबिलिटीज है वो एसेट से ज़्यादा हो गए हैं, तो वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, चलो, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया, इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्सी के अंदर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसने क्या करा है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड ने, इसने बताया टाइम बाउंड रेजोल्यूशन दे दिया है। भैया एक टाइम बाउंड रेजोल्यूशन होगा, इतना लंबा का केस नहीं चलेगा। ठीक है, कि भैया टाइम बाउंड रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि भैया जहाँ तो तुमने लोन लिया है ना, हम उसको भी लेंगे, जैसे कमर्शियल बैंक से लोन लिया तो उसको भी लेंगे, और जिसने डिफॉल्ट करा उस व्यक्ति को भी लेंगे। अब इन दोनों के बीच में बातें कराएंगे, भैया आप लोन का अमाउंट कब वापसी करोगे, जो आपका स्ट्रेस है उसको हम कैसे मतलब खत्म कर सकते हैं, ये सब बातें एक टाइम बाउंड रेजोल्यूशन देता है ये। ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है, टाइम बाउंड रेजोल्यूशन देता है वो डिस्ट्रेस बिजनेसेस के लिए, इंप्रूव रिकवरी करता है ये सब वगैरह, और एक एग्जिट मैकेनिज्म देता है कंपनीज को फेसिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। ठीक है, भैया कोई कंपनी है हो जाएगी भैया, वो अब उसके ऊपर केस भी हो जाएगा ना, जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो उसके ऊपर केस भी चलेगा। जब केस चलेगा तो वो केस अब फंस जाएगा, तो वो काम कैसे कर पाएगा, अपना बिजनेस कैसे चला पाएगा। अब जब बिजनेस नहीं चला पाएगा तो लोन का अमाउंट भी वापस नहीं कर पाएगा। तो एक एग्जिट मैकेनिज्म देता है ऐसी कंपनीज को, क्या आप एग्जिट बाहर हो जाओ आप, हम आपका जो है ना, आप हमें जो है ना ये सारे अपने एसेट वगैरह दे दो हमें, हम ये जो चीज़ें देख लेंगे रिकवरी कैसे करनी है। ठीक है, ये हमने एग्जिट मैकेनिज्म आपको दे रहा है, आप बाहर निकलो, हम देख लेंगे भैया कि हमें अपना लोन का अमाउंट कैसे वापसी करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बनाएंगे, अभी क्या बनाएंगे बताता हूँ मैं। ठीक है, तो पिलर्स ऑफ एबीसी कोड क्या है, जिसके अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे। ठीक है, जो ये सब डिस्प्यूट वगैरह देखेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज होंगी जो कलेक्ट ऑथेंटिकेट मतलब डाटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए। तो आईबीए के अंदर ना दोस्तों एजुकेटिंग अथॉरिटीज भी होती हैं। ठीक है, जैसे एनसीएलटी हो गया, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल हो गया। तो आपको पता होना चाहिए एनसीएलटी और डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल का काम क्या होता है। ठीक है, और मैं बोलूँगा आप इसे अपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ो, ये स्टैटिक का पोर्शन है आपका। ठीक है, और मैं अगर अभी यहाँ पर पढ़ाने लगा तो एक आधा घंटा तो इसमें समझाने में खत्म हो जाएगा। ठीक है, बेड बैंक क्या होता है, ऐसे मोनेटाइजेशन कंपनी क्या होती है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ इसे स्टैटिक से पोर्शन पढ़ना। ठीक है, और हमारे क्विक रिवीजन सीरीज को भी फॉलो करो, उसके अंदर मैं ये सब चीज पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, चलो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, और ये स्टेचुटरी बॉडी है अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर। ठीक है, इसका ऑफिस का हेडक्वार्टर कहाँ है इनका, न्यू दिल्ली के अंदर, कॉर्पोरेट अफेयर्स का मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगा ये। ठीक है, इनका फंक्शन ये होता है कि रेगुलेट करना ओवरसाइट ओवर द सर्विस प्रोवाइडर इंसॉल्वेंसी इकोसिस्टम। ठीक है, तो इन सब की बातें करेगा। और दोस्तों गवर्निंग बॉडी कौन कौन सी होगी, इसके अंदर चेयरपर्सन भी होगा, 3 मेंबर्स होंगे मस्ट अमंगस्ट ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी। मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे कोई और या तो इक्विवेलेंट, मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे कोई ऑफिसर जो है इनका मेंबर हो ही नहीं सकता। 1 मेंबर नॉमिनेट बाय द आरबीआई, एक मेंबर इसका जो है नॉमिनेट करेगा कौन, आरबीआई। ठीक है, इसका ध्यान रखना, अगर पूछ लेनी इसमें सारे गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, नहीं नहीं नहीं, आरबीआई भी अपॉइंट करती है, इसके अंदर नॉमिनेट करती है एक मेंबर। बस अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा तो इसके अंदर ही, ठीक है, बनाएगा क्वेश्चन। 5 अदर मेंबर्स टू बी नोमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वो में एटलीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर, इनमें से 3 जो है होल टाइम मेंबर भी होंगे। ठीक है, जो हमेशा इसके लिए काम करेंगे। चलो, अब इसके अंदर मुझे लग रहा नहीं रहा है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है आपका इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के लिए। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसीज, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया ना बेड बैंक वगैरह। ठीक है, एआरसी वगैरह एसेट मोनेटाइजेशन कंपनी वगैरह। ठीक है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, तो ये आए कैसे हैं तो जान लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड मास्टर डायरेक्शन आरबीआई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, डायरेक्शन अंडर सारफेसी एक्ट 2002। ठीक है, तो उन्होंने डायरेक्शन दिया है एसेट मोनेटाइजेशन कंपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। ठीक है, अंडर सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर आरबीआई ने। ठीक है, तो एआरसी होते क्या है ये जान लो, इसकी डेफिनेशन देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट बाइज नॉन परफॉर्मिंग एसेट
फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, नाम से पता चल रहा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, जो एसेट डूब चुका है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना इन कंपनी का काम होता है। तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बाय कर लेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट फ्रॉम द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, भैया जिनका पैसा डूब गया है, ठीक है, पैसा वापसी नहीं आ रहा, एनपीए वापसी नहीं आ रहा, उनसे ये एनपीए खरीद लेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम है कि भैया जो जो जिनने पैसा लिया था ना बैंक से, उनसे ये वापस लेना। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो कि हमारे इंडिया के अंदर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैगी। ठीक है, एआरसी आर रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व एसेट विद इन द मैक्सिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है भैया, एआरसी का जो है ना, ये जो एसेट रहे ना, रिजॉल्व करना होता है 8 साल के अंदर अंदर। ठीक है, जब वो फाइनेंशियल एसेट खरीद लेंगे। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। फंक्शनिंग ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम क्या है, तो एसेट एक्विजिशन करना, सिक्योरिटी रिसिप्ट बनाना, मैनेजमेंट फी वगैरह ये सब देखना। ठीक है, आइए जेनेसिस कैसे सार्फेसी एक्ट से आए हैं ये। ठीक है, और एआरसी वुड बी रजिस्टर्ड एज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। ठीक है, तो एआरसी को रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई करेगा, ये पता होना चाहिए। और नरसिम्हम कैमिटी सेकंड ने ये प्रपोज किया था। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये एआरसी वगैरह भी मैं बोलूंगा, ये स्टेटिक का पोर्शन है, उसे वहां से ढंग से पढ़ना। ठीक है, चलो अब हाउस होल्ड सेविंग रेट। ठीक है, अभी न्यूज में क्यों रहा है, आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने बोला है कि भैया हाउस होल्ड सेविंग जो है विल रिमेन टॉप नेट लेंडर्स टू द इकोनॉमी इन द कमिंग डिकेड्स। इसने बोला है भाई जो कमिंग जो आने वाला जो साल है ना, उसके अंदर जो हाउस होल्ड सेविंग्स होंगे वो एक मेजर रोल अपनाएगा। ठीक है, कैसा कि भैया वो एक मेजर नेट लेंडर होगा टू द इकोनॉमी। क्यों, ये सेविंग जो है कहाँ आएगा, ये भैया हम सेविंग करते क्या है, बैंक में पैसा जमा करते हैं। जब बैंक में डिपॉजिट जमा करते हैं तो इसी डिपॉजिट का यूज इस्तेमाल करके जो बैंक जो है लोन्स प्रोवाइड करती है हमें। ठीक है, ठीक है, तो हाउस होल्ड सेविंग का काम होता है भैया इकोनॉमी के अंदर बहुत अच्छा। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेविंग करेंसी होती हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस फंड्स होता है, हम इन सब में पैसा जमा करते हैं ना बैंक के अंदर। ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह भी करवाते हैं भाई। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हाउस होल्ड सेविंग। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हाउस होल्ड सेविंग्स जो है हमारा इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, तो इनकम लेवल से पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल बात सही है, इनकम पे डिपेंड करता है हमारा सेविंग, बिल्कुल बात सही है। इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है, अगर हमें हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो हम क्या करेंगे, अपना पैसा ज़्यादा सेव करेंगे और बैंक के अंदर जमा करेंगे। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो हम अपना पैसा जमा नहीं करेंगे, सेविंग्स नहीं करेंगे। क्यों भैया, इन्फ्लेशन इतना है कि भैया जो पहले 10 रुपए का सामान आता था वो 15 का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, तो पैसा ज़्यादा लग रहा है ना, तो सेविंग कम होगा हमारा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिल्कुल बात सही है। अब भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि स्टेबल जॉब्स प्रमोट कंसिस्टेंट सेविंग, बिल्कुल बात सही है। तो देखो जो दिहाड़ी मजदूर आदमी होते हैं ना, उनको हर हर दिन काम नहीं मिलता। जैसे 30 दिन है महीने के, तो मैं 30 दिन का महीने के बाद 20 दिन काम मिलता है, 25 दिन काम मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करेंगे, सेविंग कम करेंगे ना, क्योंकि उनको पता है कि 5 दिन काम नहीं मिलने वाला, तो ये 5 दिन में खर्चा भी तो चलाना है बिना काम करे। सोशल सेफ्टी नेट्स, बिल्कुल बात सही है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग वेलफेयर सिस्टम रिड्यूस नीड फॉर सेविंग्स, बिल्कुल बात सही है। देखो अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी वगैरह देती है, ठीक है ना, वेलफेयर स्कीम चलाती है, तो आपकी जो है जो नीड है सेविंग करने की वो कम हो जाती है। क्यों, जैसे कि गवर्नमेंट चलाती है स्कीम वगैरह चलाती है ना, जैसे कि आयुष्मान योजना है, ठीक है, जिसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है आपको। ठीक है, किसका, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है ना, कि आप इलाज करा सकते हो, 5 लाख का मुफ्त इलाज है। तो क्या है, पहले लोग जो है सेविंग कर रहे थे ताकि अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो मेरे को ये दिखाने में पैसे पैसे वैसे दिखाने में काम आएगा। ठीक है, अब वो नहीं कर रहे, वेलफेयर स्टेप ले लिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये सब जो है हमारा सेविंग जो है इन सब पे डिपेंड करता है, ये आपको पता होना चाहिए, इसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हमारा दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी वाला कंप्लीट हो गया है, मॉनेटरी बैंकिंग बैंकिंग तक खत्म हो गया हमारा। ठीक है, और अभी बताया तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हम्म, हम्म, ठीक है, तो हमारा बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने इसे 20 पेजेस तक कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में ना फिनांस एंड टैक्सेशन, ठीक है, और एक्सटर्नल सेक्टर, और इसके आगे खत्म करेंगे। देखो दोस्तों, जो चीज़ कंसेप्चुअल थी ना वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें टाइम लगता है, मैंने आपको बहुत कुछ समझाया है कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, क्या नहीं पूछती है, वो समझाने में टाइम लगता है। ठीक है, अब बाकी सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत फास्ट तरीके से करा दूंगा। क्यों, क्योंकि मैं इसके अंदर सिर्फ रिलेवेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक तो अभी मैंने आपको क्या करा है, अभी मैं आपका कंसेप्चुअल बिल्ड भी करा है। ठीक है, और मैंने समझाया भी है आपको कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो अब मेरे को जो है समय कम लगेगा,
तो ये नेक्स्ट वाले चैप्टर्स जो है ना बहुत कम से मतलब कम टाइम में मेरे ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएंगे, और ये सारे लेक्चर जो है मैं आपको यूट्यूब चैनल IAS गाइड पे ही प्रोवाइड कर दूंगा सब कुछ। ठीक है। और दोस्तों हमारे और भी सीरीज चल रही है, जैसे पॉलिटी की है। ठीक है। तो पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत पूरी कंप्लीट करवा रहा हूँ, मैं आपको याद करा रहा हूँ, वो भी देख लेना। ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।